तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटे जैसे कि आप जानते हो अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है ग्रेविटेशन की, और आज का लेक्चर नंबर है 3। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि वो खाली शेल भी हो सकती है, एक स्फेरिकल शेल हो सकती है, एक भरा हुआ स्फीयर हो सकता है, कांस्टेंट डेंसिटी का हो सकता है, वेरिएबल डेंसिटी का हो सकता है। ठीक है, और कैविटी प्रॉब्लम्स के भाई किसी गोले में से अगर हमने कोई स्फीयर काट करके निकाल दिया तो अभी जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट बची है इसकी वजह से कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला जाता है, ये सब बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा गॉसेस लॉ की, बात करूंगा कि ग्रेविटेशन में गॉसेस लॉ कैसे पढ़ाया जाता है। वाकई में गॉस ने ग्रेविटेशन के लिए कभी गॉस लॉ दिया ही नहीं था, एक्चुअली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया गया था, परंतु उसका इस्तेमाल करके कैसे हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा आपको एकदम। ठीक है, अच्छा, इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसकी जो बेसिक चर्चा थी वो मैंने कर दी थी कि वाकई में ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि वाकई में जिस पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पर 1 किलो का मास रख दिया जाता है और फोर्स निकाल दिया जाता है, जो आएगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ही होगा। ठीक है, ये सब बातें मैंने कर ली थी। इसके अलावा रिंग की वजह से उसकी एक्सेस पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड आता है ये मैंने आपको बता दिया था, कहां पर मैक्सिमम होता है, कहां पर मिनिमम होता है, सब मैंने बता दिया था। मैंने बता दिया था कि +-r/√2 पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है रिंग का वो मैक्सिमम होता है। इसके अलावा उसके सेंटर पर और इनफाइनाइट पर 0 होता है। उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से वो आता था, है ना। तो बहुत गजब की बात हमने करी थी। मेंस एडवांस में जो सवाल बन सकते हैं उस टॉपिक से वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए थे। सेमी सर्कुलर आर्क से, एक नॉर्मल आर्क से, है ना, जनरल आर्क से क्या क्या ग्रेविटेशन फील्ड आ सकता है वो सब मैंने आपको दिखा दिया था। आज की जो चर्चा रहने वाली है ना भाई साहब, शानदार चर्चा रहने वाली। तो बोलेगा यार मजा आ गया यार, बिल्कुल एकदम शानदार, बिल्कुल एकदम गजब की चर्चा, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में बोलता हूं, समझा देने की जिम्मेदारी तरीके से एकदम बिल्कुल परफेक्ट ढंग से वो मेरी है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, परंतु अच्छे नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो आपकी है, वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे, जगह जगह पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। मैं बोलूं कि वीडियो को स्टॉप करके सवाल सॉल्व कर तो कर भैया, ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ा करके चला जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है क्या? हालांकि आज की वीडियो में रोल मेरा थोड़ा ज्यादा है, आपका थोड़ा कम है, मेरा रोल थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, पिछली वीडियो नहीं देख करके आए हो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कहीं स्ट्रगल करना पड़े, तो मैं कोशिश तो करूंगा कि नहीं करना पड़े, परंतु हो सकता है करना पड़ जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर पिछला लेक्चर देख लोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। उसमें वो जो रिंग वाला पोर्शन है या नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब आपको पता होगा, तो आज की जो डिस्कशन है वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी, आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो बस ये बात है। इसके अलावा रेस नंबर 2 जो है ग्रेविटेशन की वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब आपसे वो सॉल्व होने लग जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आज के लेक्चर के बाद आप रेस नंबर 1, रेस नंबर 2 दोनों सॉल्व कर सकते हैं। सर रेस नंबर कहिए कहां पर पड़ी हुई, रेस कहां पड़ी है? अरे ऐप पर पड़ी हुई है। ऐप कहां पर है? प्ले स्टोर पर है। आप वहां पर जाएंगे और टाइप करेंगे फन विद फिजिक्स और आपकी खुद की, आपकी पर्सनल ऐप वहां पर पड़ी हुई है, आप लोग उसे डाउनलोड करेंगे, उसमें से रेस को डाउनलोड करेंगे। रेस जो है वो जो हमारा जो प्रीमियम स्टडी मटेरियल है उसमें अवेलेबल है, वो बहुत अच्छा मटेरियल है यार, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करके, एकदम पूरा स्टडी मटेरियल है। रेस है, रेस माने लेक्चर वाइज डीपीपी, तो रेस है और रेस के बड़े डिटेल्ड उसके अंदर सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइज में भी 300 प्लस क्वेश्चन जा रखे हैं और हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड उसका सॉल्यूशन है, बड़ा मजा आता है मतलब करके, एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो हर एक चैप्टर के लिए 5 फाइल्स हैं, उसकी थ्योरी हो जाएगी, रेस हो जाएगी, रेस का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज हो जाएगी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसे डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए भैया, तभी तो मजा आएगा। और जैसे चैप्टर खत्म हो जाए तो टेस्ट दे दीजिएगा, तो ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया, अब मैं लेक्चर को थोड़ा सा शुरू करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आज बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एकदम स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूं। इसी लेक्चर में बिल्कुल जीरो से बनाता तू देखेगा यार सर तो एडवांस लेवल पर देगा यार, बिल्कुल एकदम, है कि नहीं। अब आ जाए यहां सुन, ध्यान से देख, तू देख मैं चर्चा को शुरू कहां से कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा तेरे को। मैं बोल रहा हूं हम डिस्कशन शुरू करेंगे एरिया वेक्टर के साथ। किसका शुरू करेंगे? एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, मेरी बात सुनो बेटा, एरिया जो होता है ना, एरिया, ध्यान से सुनना, एरिया जो है बेटा वो 2 तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है ओपन एरिया, ठीक है, एक तो होता है ओपन एरिया, ओके, और बेटा एक होता है क्लोज्ड एरिया। सर मतलब क्या सर, ओपन एरिया क्लोज्ड एरिया? बेटा एक ऐसा एरिया जो कोई वॉल्यूम बाउंड करता हो, जिसके अंदर कुछ भरा जा सके। जैसे एक कॉपी होती है, एक कॉपी का जो एक नॉर्मल पेज होता है, आप बताओ इस पेज की क्या वॉल्यूम है?
क्या इसके अंदर कोई ऐसी जगह दिख रही है आप इसके अंदर कुछ भर पाओ? नहीं भर सकते। तो जिस ऑब्जेक्ट की कोई वॉल्यूम नहीं होती उसे ओपन एरिया कहते हैं। जो 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो 2D शीट्स होती हैं, वो सारी की सारी ओपन एरियाज होती हैं। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इनके अंदर कुछ भर थोड़ी सकते हैं, कुछ फिल थोड़ी कर सकते हैं इनके अंदर। तो ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? ओपन एरियाज हैं। कैसे एरियाज हैं? ओपन एरियाज है ना। और वहीं जो क्लोज्ड एरिया होता है जिसके अंदर कुछ भर सको, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया है कुछ ना कुछ, सिलेंडर के अंदर कुछ भर भी सकते हैं। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का एरिया है और क्यूबॉइड के अंदर कुछ भर भी सकते हैं। स्फीयर है, स्फीयर का एक एरिया है और स्फीयर के अंदर कुछ भर भी सकते हैं। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच बाउंड्स सम वॉल्यूम, उसको हम लोग बोल देते हैं कि क्लोज्ड वॉल्यूम है ना, और क्लोज्ड एरिया है। ये कैसा है? क्लोज्ड एरिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं? ओपन एरिया, एन एरिया विच, मेरे साथ साथ लिख लो, विच डू नॉट बाउंड एनी वॉल्यूम। ठीक है, which do not bound any volume is called open area। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जितने भी 2D प्लेन्स आपके दिमाग में आ जाए, जितना भी आपके समझ में आ जाए, कौन कौन सा? जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, है ना, स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया, ये सारे के सारे ओपन एरियाज हैं। एरियाज तो हैं पर वॉल्यूम नहीं है ना। अच्छा, क्लोज्ड एरिया ये क्या होता है? मैंने बोला कि एन एरिया which bounds some volume, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भरा जा सके, इज कॉल्ड क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया मतलब कैसा? जैसे कि सिलेंडर हो गया, है ना, क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, है ना, ये सारे के सारे कैसे एरियाज होते हैं? क्लोज्ड एरियाज होते हैं। ठीक है, क्या बोलो, बात समझ आ गई? अब मैं एरिया वेक्टर की बात करता हूं दोनों के लिए अलग अलग तरीके से। ठीक है, शुरू करूं? मजा आएगा, है ना? आ जाओ, नोट तो कर लिया होगा तुमने, है ना? मैं साइड में जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया? चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर आओ। एरिया वेक्टर फॉर ओपन एरिया। ठीक है, क्या एरिया वेक्टर? बेटा सबसे पहली बात तो एरिया वेक्टर जो है ना बेटा, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया होती है, नॉर्मल टू द एरिया होती है। मैं समझाता हूं अभी, डोंट वरी, है ना, अच्छे से समझाऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि एरिया वेक्टर, इट इज अ वेक्टर हैविंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर माने नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। सर क्या मतलब? सर समझ नहीं आया। सर मैं बताता हूं बेटा, जैसे कोई भी वेक्टर है, जैसे कोई आर वेक्टर है, तो एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड और साथ में होगी इसकी डायरेक्शन, है ना। तो बेटा उसी प्रकार से ये जो एरिया वेक्टर भी होता है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एरिया वेक्टर माने एक तो इसका मैग्नीट्यूड और संग में उसकी डायरेक्शन। तो सर कैसे समझे? देख मैं समझाता हूं, यहां आ जा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैंने बोला कि डिस्क है, क्या ये एक डिस्क है, तो डिस्क का कोई ना कोई एरिया तो होता है ना, इस तरह से, है ना। और मैंने बोला कि मान लीजिए कि डिस्क की जो रेडियस है ना बेटा, डिस्क की रेडियस है आर। ठीक है, डिस्क की जो रेडियस है वो क्या है बेटा? आर है। ठीक है, अब ध्यान से सुने, पूरा फोकस यहीं। मैं क्या बोला कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। बेटा ये डिस्क आपके सामने कैसे? ऐसे है। ये डिस्क आपके सामने ऐसे नहीं है, ये डिस्क आपके सामने ऐसे है, ये डिस्क आपके सामने ऐसे है। तो इसकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कहां जाएगी? या तो ये और या तो ये। भाई अगर ये डिस्क है तो ये इसके परपेंडिकुलर है ना, और ये भी तो इसके परपेंडिकुलर है ना। तो देखो, या तो एरिया वेक्टर ऐसे हो सकता है और या एरिया वेक्टर ऐसे हो सकता है ना। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि ये वाली डायरेक्शन आई कैप है और ये वाली डायरेक्शन जे कैप है और ऐसे के कैप है, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या लिखोगे? इसका एरिया वेक्टर ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन देखो, या तो ये हो सकती है ना, या तो ये हो सकती है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, है ना, और या फिर ए हो सकती है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये हो सकती है। तो क्या आ जाएगी? देखो ये आ जाएगी प्लस माइनस जे कैप, दोनों सही है। फिर एक बच्चा मुझसे पूछता है, अच्छा बच्चा, कि सर एक बात है, सर एक डाउट है। मैंने कहा पूछ बेटा। तो सर
जैसे आप इसको वेक्टर बोल रहे हो, मैंने कहा बोला, तो सर वेक्टर तो सर एक ऐसी चीज होती है ना जिसकी एक ही डायरेक्शन होती है। सर वेक्टर इज अ यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटी ना, तो सर दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? मैंने कहा हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, वेक्टर इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटी, वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होती है। तो सर ये दो डायरेक्शन बेटा, ओपन एरिया में एरिया वेक्टर की हमेशा दो डायरेक्शन होंगी, परंतु सवाल शुरू करते समय आपको सिर्फ एक डायरेक्शन मान लेनी है और पूरे सवाल में उसे दोबारा चेंज नहीं करना है। बोलो बात समझ आ गई? हालांकि जो आज हम सवाल करने वाले ना स्फीयर के, उसमें तो ओपन एरिया की बात ही नहीं है, स्फीयर तो कैसा एरिया, क्लोज एरिया है, तो आपको तो इस्तेमाल भी नहीं आने वाला, परंतु मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि बाद में जब आपको फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट करवाने को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिज्म में, तो सब जगह वो काम आता है, ये काम आता है, तो मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूं, इसको भी बता के चल रहा हूं आपको, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं कि ओपन एरिया में हमेशा एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन होती है, परंतु सवाल शुरू करते समय हमें एक डायरेक्शन मान लेनी है और फिर सवाल में उसे चेंज नहीं करना है। बोलो बात समझ आ गई, है ना। ये बात मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि देयर विल ऑलवेज बी टू डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर फॉर ओपन सरफेस, okay? Choose any one of them and do not change it in the question after deciding, ठीक है। आफ्टर डिसाइडिंग, एक बार डिसाइड करने के बाद उसे दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप फिर से फ्रेश क्वेश्चन शुरू कर लीजिए और दोबारा से दूसरी डायरेक्शन चूज कर लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, आंसर फिर भी वही आएगा, परंतु एक बार सवाल शुरू करने के बाद अपने को डायरेक्शन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यही बोल दूं, है ना, मैं आपको ये बोल देता, मान लीजिए कि आपके पास जैसे एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है क्या, मैंने बोला ये रेक्टेंगल है, ध्यान सुनना, अच्छा लगेगा तेरे को, ठीक है। और इस रेक्टेंगल में मैंने बोला, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा, ये जो साइड है, मैंने बोला ये साइड ए है मान लो, ठीक है, और ये साइड बी है मान लो, ठीक है क्या, ये साइड है ए और ये साइड है बी। मैं बोलूं फाइंड आउट द एरिया वेक्टर, तो बोलो एरिया वेक्टर क्या है, खुद से बोलो। सर एरिया वेक्टर हो जाएगा सर ए इंटू बी, ये तो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है, इस ग्रीन के परपेंडिकुलर, या तो ये और या तो अंदर की तरफ, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, के कैप वाली है, तो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के कैप। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर दिस रेक्टेंगल। बोलो बात समझ आ गई? पक्का 100%। तो ऐसे ओपन एरिया के लिए एरिया वेक्टर लिखा जाता है। इसके अलावा दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से भी एरिया वेक्टर को दिखाया जाता है, परंतु उतना डीप में मैं अभी घुस नहीं रहा हूं क्योंकि अभी वो चर्चा का विषय नहीं है। बाद में जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या आपको मैग्नेटिज्म में जब मैं आपको फ्लक्स वगैरह कैलकुलेट कराऊंगा बहुत घुस करके, तो मैं पढ़ाऊंगा भी, परंतु अभी उसकी जरूरत नहीं है। आज हम लोग क्लोज की बात करने वाले ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना बता करके मैं आगे जा रहा हूं, क्या कि जो एरिया वेक्टर होता है वो कैसे होता है, बस दो डायरेक्शन होती है, उनमें से एक मान लेनी है, बस बात खत्म हो गई। बोलो सही है? अरे पक्का, सोच ले। चलो मैं आ जाता हूं, यहां आ जाता हूं, करो नोट करो आराम से। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे पक्का, सोच ले। चलो जी साहब, बहुत बढ़िया, और बात करते हैं, आ जाओ, है ना। एरिया वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एरिया वेक्टर फॉर क्लोज्ड सरफेस कैसे कैसे, ध्यान से सुनना, एक लाइन लिख रहा हूं बस, उसे मैं कलेक्ट काट दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, always consider the outward normal, always consider the outward normal to be the direction of area vector। सर क्या मतलब सर, मैं बताता हूं, मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कि ऑलवेज कंसिडर द आउटवर्ड नॉर्मल, ध्यान सुनना, द आउटवर्ड नॉर्मल टू बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सर क्या मतलब सर, समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं, देख ध्यान से देख। मैंने बोला बेटा मान ले कि ये हमारे पास एक स्फीयर है तभी तो क्लोज होगा, है कि नहीं, और स्फीयर नहीं हुआ तो क्लोज नहीं हो सकता। सर्कल होगा तो क्लोज थोड़ी होगा, सर्कल तो ओपन एरिया हो जाएगा, है ना। मैंने बोला मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है,
तो बोला कि स्फीयर पर कैसे ड्रॉ करें भाई, एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करें। सबसे पहली बात तो आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है एरिया वेक्टर तो। और स्फीयर पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन अपने आप उस पर परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन बिटवा, ध्यान से सुन, देख पूरा फोकस यहीं देख। ये जो सारी की सारी लाइंस है ना, ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती हैं, ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती हैं, वो अपने आप इस पर क्या हो जाएंगी बेटा, नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है क्या। तो बेटा ये जो सारी की सारी ये जो डायरेक्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। बच्चा बोलो सर समझ आया नहीं, सर रुक जा मैं समझाऊंगा अभी, फिर समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। देख ध्यान से देख बेटा, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूं, देख ध्यान से देखना, फोकस करना बेटा। इस जगह पर देखो, क्या इस जगह पर ये स्फीयर कुछ ना कुछ एरिया ऐसा ही रहा होगा, है ना। हाँ हाँ सर बिल्कुल सर, यहां पर तो एरिया ऐसे ही रहा होगा। सोच, क्या ये जो येलो लाइन है क्या इस ग्रीन के परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। हाँ सर बात तो सही है, और आउटवर्ड नॉर्मल है। ऐसे नीचे देखो, यहां पर देखो, यहां पर ये स्फीयर कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, है ना। यहां पर ये एरिया ऐसा रहा होगा, तो देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है, इस तरह से, है ना। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर एरिया वेक्टर देखो कुछ ना कुछ ऐसे रहा होगा इस तरफ, है ना, इस तरह से। तो आप बहुत ध्यान से देखें, तो एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर है, और कैसा है यहां पर देखो, आउटवर्ड नॉर्मल है। कैसा है, आउटवर्ड नॉर्मल है। बोलो बात समझ आ गई। और सिर्फ स्फीयर के लिए नहीं, मैं तो कहता हूं क्यूब या क्यूबॉइड के लिए भी देख, अगर मैं तेरे को दिखाना चाहूं, है ना, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, एक मिनट, जैसे मैंने बोला कि मान लो कि अपने पास ये जैसे एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, ध्यान सुनना, ये एक जो क्यूबॉइड है, देखो ये बहुत सारे ओपन सरफेस से तो मिलकर बना है। ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, और ये पीछे वाला सरफेस और ये आगे वाला सरफेस, ऐसे ही बनता है ना। अब ध्यान से देखो, तो जैसे ये ऊपर का ये जो सरफेस है, अगर सिर्फ इस एक सरफेस को बोलूं तो ये तो एक ओपन सरफेस है ना। तो ओपन सरफेस पर तो दो डायरेक्शन होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। पर मैंने क्या बोला, ऑलवेज कंसीडर द आउटवर्ड नॉर्मल। तो बेटा इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है ना, इस तरह से। और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ, है ना। और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस तरह से। और ये जो आगे वाला जो सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, और वो जो पीछे वाला जो सरफेस है उसके लिए एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अरे पक्का। तो क्लोज सरफेस के लिए बिल्कुल हमेशा एकदम भाई साहब गांठ बांध लेंगे बिल्कुल, क्या कि ऑलवेज कंसिडर द आउटवर्ड नॉर्मल टू बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मुंह से बोलो। अरे पक्का, कोई खास बात नहीं है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। बोलो बात समझ आ गई। ओपन सरफेस हुआ तो दो डायरेक्शन मानी जाएंगी, इधर या इधर, और एक मान लेंगे अगर ये सरफेस है तो या तो इधर और या तो इधर, ये सरफेस है तो या तो ऊपर या तो नीचे, परंतु सवाल में एक मान लेंगे और दोबारा चेंज नहीं करेंगे। और क्लोज सरफेस के लिए ऑलवेज कंसिडर द आउटवर्ड नॉर्मल टू बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझ आया। अरे पक्का, कड़ियां जोड़ता हुआ चल रहा हूं मैं, आपको ले जाऊंगा वहीं स्फीयर के ऊपर, और ऐसे ऐसे सवाल करा दूंगा मैं आपको एडवांस के। आप बोलोगे भाई साहब मजा आ जाएगा, जे एडवांस के सवाल आपको मैं दिखा दूंगा, बोले यार मतलब यार कहां से सर लेकर के आए, सर कहां पहुंचा दिया यार एक लेक्चर में, ऐसा कर दूंगा। बोल बात समझ आ गई। क्या हमें एरिया वेक्टर समझ आ गया है। अरे पक्का, अरे सोच ले, बहुत बढ़िया साहब। अब यहां जाओ, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, जरा एक बार आराम से आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अरे पक्का, अरे सोच ले, चलो साहब बहुत बढ़िया, है ना। और बात करते हैं, देखो और बात करते हैं। तो ये बात होगी बेटा, एक चीज मैं आपको पढ़ाता हूं, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फ्लक्स। बेसिकली एक शब्द है फ्लक्स, है ना, एक शब्द है फ्लक्स। इसका मतलब क्या होता है फ्लक्स। बेटा फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स दैट इज द मेजर ऑफ एनर्जी। इट इज द मेजर, ध्यान से सुनना बहुत अच्छा लगेगा, मैं प्यार से समझाऊंगा तेरे को। इट इज द मेजर, इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया, क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है क्या, क्रॉसिंग एन एरिया, कि कितनी एनर्जी किसी एरिया को क्रॉस कर रही है उस बात का मेजर है। अगर ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स जो है वो ज्यादा है, अगर कम एनर्जी क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स जो है वो कम है। बोलो बात समझ आ गई। अरे पक्का। अब बहुत प्यार से मेरी बात सुनना, बहुत प्यार से। वो जो जेट नहीं होता, वो जो आप कमोड में साइड में जो लगा होता है धोने वाला, अरे फुसफुस वाला, उसको जब ऐसे दबाते हैं तो उसमें से बहुत सारी लाइंस निकलती है ना। आप ये सोचो बेटा कि ये एक प्रकार की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं। जैसे कोई भी जो मैसिव बॉडी होती है, किसी का भी बॉडी का जो मास है तो उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है, उससे जो मास जो फील्ड लाइंस है वो निकल रही होती है। अब जैसे ये तो अट्रैक्टिव फील्ड है ना,
तो फील्ड लाइन जो है वो अंदर की तरफ आ रही होती है, आप ऐसा समझे। तो वो जो जेट है, जेट से जो लाइन निकलती है, आप ये समझो कि ये जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। और फील्ड लाइन जो होती है ना, दैट कैरीज एनर्जी बेटा। जो भी फील्ड होता है इट कैरीज एनर्जी। ग्रेविटेशनल फील्ड है तो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है तो एनर्जी है। जो भी फील्ड है इट कैरीज एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल्सो कैरीज एनर्जी। तो आप सोचो, जब वो आप शावर जेट जब आप दबाते हो तो उसमें से ऐसे लाइनें निकलती है ना, बिल्कुल निकलती है कि नहीं निकलती? पक्का सोच ले। अब मेरी बात का जवाब देना, ध्यान से सुनना, पूरा फोकसिंग। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास क्या है ना, ध्यान सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके पास ना, जैसे यहां पर एक ना, एक ऐसे मान लो एक स्क्वायर है या मान लो कुछ भी है, एक बेसिकली कोई एरिया है। क्या है? कोई एरिया है यहां पे आपके पास, ठीक है। और आप बहुत दूर खड़े हो गए, आप बहुत दूर खड़े हो गए और आपने मतलब उसमें शावर में से जेट मारा, फुस फुस। तो सोचो बहुत सारी तो इधर उधर बिखर जाएंगी और कुछ फील्ड लाइन इसमें से भी पास होंगी, कुछ ना कुछ पानी की जो धाराएं हैं वो इस लूप में से भी पास होंगी। आप इस बात से एग्री करते हो ना? पक्का है ना? अब सोचो, अगर आप बोलो कि यार इस पानी का ना प्रेशर बढ़ा दो यार किसी तरह से, तो अगर पानी को प्रेशर बढ़ा दोगे तो सोचो अचानक से जूम ऐसे बहुत तेज जाएगी। सोच, क्या पहले के मुकाबले क्या ज्यादा फील्ड लाइन पास कर रही होंगी अगर पानी का प्रेशर बढ़ जाए तो? बोला हाँ सर, बात तो सही है। इसका मतलब कि अगर फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाए तो फिर भाई साहब ये जो ज्यादा इसमें से पास करने लगेंगे, लूप में से ज्यादा पास करने लगेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं बेटा। कैसे दिखाते हैं? फाई से। और ग्रेविटेशनल की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने जी लिख दिया। क्या लिख दिया? जी। अब ध्यान से सुन, जैसे कि तूने खुद अभी ये बात बोली, खुद अपने बात तूने दिमाग में सोची कि हाँ यार, अगर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है अगर वो बढ़ गई तो फिर ज्यादा फील्ड लाइन इसमें से पास करेंगी, मतलब कि ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। अच्छा, मतलब कि जो फ्लक्स है ना वो इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ना। फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, इस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ध्यान से सुन, तो यहां से जो मार रहा है, तो फुसफुस मार रहा है, तूने बोला सामने जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर का एरिया बढ़ा दो यार। तो स्क्वायर का एरिया बढ़ा देगा तो भी इसमें से ज्यादा फील्ड लाइन पास करने लग जाएगी, है कि नहीं? जो इधर उधर बिखर रही थी अब वो भी इसी में से पास करेगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बढ़ चुका है ना। ध्यान से सुन, तो जो फ्लक्स है ना वो इस बात के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि लूप का एरिया कितना है। सही है? अरे पक्का सोच रहे 100% एकदम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा तेरे को। सुन बेटा, ये आपके पास एक स्क्वायर है जैसे, है ना, ये आपके पास एक स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर है, कोई लूप है बेसिकली, ये कोई लूप है, कोई एरिया है, ठीक है। सोच, इस एरिया का एरिया वेक्टर कहां है? या तो या है और या फिर या इधर है ना। यही तो इसके एरिया वेक्टर, ध्यान सुन, यही तो इसके एरिया वेक्टर है कि नहीं? या तो इधर, ये तो अंगूठा इधर दिखा रहा और ये तो इधर दिखा रहा, इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना। यही दो एरिया वेक्टर है ना इसके, तो कोई भी एक मान ले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुन, मैं तो ये मान लेता हूं, चल क्या मान लेता हूं? ये मान लेता हूं। ध्यान से सुन, पूरा फोकस है, पूरा फोकस है। देख, फील्ड ऐसे पास कर रहा है, इधर जा रहा है, फील्ड ऐसे जा रहा है, और हाल फिलहाल इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर है वो भी यही है, ठीक है। और तूने फुसफुस मारा, अच्छी खासी फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही है। सोच, अगर तू इस लूप को अगर हल्का हल्का ऐसे करने लग जाए, ऐसे करने लग जाए, ऐसे करने लग जाए, ऐसे, है ना, इस समय बहुत अच्छी खासी फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। सोच, इसका एरिया वेक्टर यहां पर है ना। इस समय एरिया वेक्टर में और फील्ड में एंगल कितना है? 0 0 0, है ना। एरिया नहीं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये रहा, फील्ड भी ये रहा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो अच्छा खासा फील्ड पास हो रहा है, पक्का है ना। सोच, इसको घुमाते 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 मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है क्या। अब फील्ड तो ऐसे पास हो रहा है, परंतु इसके एरिया में से तो पास हो नहीं पा रहा। ये फील्ड लाइन चलेगी इधर, ये फील्ड लाइन चलेगी इधर, इस एरिया में से तो क्रॉस करी ही नहीं, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इस समय? 0, है कि नहीं। अब सोचो, इसका एरिया वेक्टर तो है यहां पर और फील्ड लाइन जा रही यहां पर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो उस समय तो फील्ड 0 हो गया यार, मतलब फ्लक्स 0 हो गया यार। ओ यार, अच्छा, तो मतलब कि फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है कि जब मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में अगर एंगल 0 हो रहा हो तो मैक्सिमम होता है, और एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो 0 हो जाता है। तो ऐसा कौन सा यार फंक्शन है यार, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो मैक्सिमम और थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो 0? बोल 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 बोल, कौन सा है? कॉस थीटा। कौन सा है? कॉस थीटा। ध्यान से देख, तो मैं बोल रहा हूं कि जो फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, where theta is the angle between, बोलो, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एरिया नहीं, एरिया वेक्टर, बार बार बोल रहा हूं मैं, बोलो बात समझ आ गई बेटा। इन तीनों बातों को अगर मैं एक साथ बोलना चाहूं, ठीक है, इन तीनों बातों को अगर मैं एक साथ बोलना चाहूं, देखो मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल एकदम।
तीनों बातों को एक साथ बोलो, तो तीनों को बातों को एक साथ बोलोगे तो ये बोलोगे क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, फाई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ए और साथ में कॉस थीटा। बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बराबर का ही लगा लेते हैं और वो 1 ही आता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फ्लक्स है ना, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये बात है बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। सोचो अगर लूप का जो एरिया है उसको एक ही जगह अगर छोटा सा डीए कर दूं तो उसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी छोटा सा हो जाएगा। तो बेटा वो जो छोटा सा जो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई, दैट विल बी इक्वल टू ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर। अगर एरिया छोटा हो जाएगा तो पास होने वाला फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा, है ना। सोचो यहां से अगर पूरा निकालना पड़े तो क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो लीजिए इंटीग्रेट कर दिया, तो भाई साहब ग्रेविटेशनल फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई इंटीग्रेशन ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फ्लक्स। मैं कभी सवाल कराता हूं फिर आपको स्फीयर के ऊपर लेकर के जाऊंगा धीरे धीरे। अब बोलो बात समझ आ गई है? अरे पक्का। क्या हमें सर यहां से सर क्या सीखें, फिर क्या घर लेकर के जाएं? आप यहां से ये घर लेकर के जाओ क्या कि ग्रेविटेशनल फ्लक्स जो है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वेयर ई इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ए वेक्टर इज द एरिया वेक्टर, या फिर ये क्या इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समझ आया? पक्का? सोच ले। चलो मैं एक बार साइड में आ जाता हूं, फिर एक आधे आपसे छुटपुट सवाल कराऊंगा, फिर आगे लेकर के चलूंगा। चलो हो गया? अरे पक्का सोच ले। चलो साहब बहुत बढ़िया। और देखो आ जाओ, मैं अगर आपको ये कहूं क्या कि ये ना आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, मैं आपको ये कहूं कि ये आपके पास एक डिस्क है इस तरह से, ठीक है, डिस्क की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, डिस्क की जो रेडियस है वो आर है, ओके, और एक ऐसा फील्ड पास कर रहा है, देखो एक ऐसा फील्ड जो है वो पास कर रहा है, ध्यान सुनना अच्छा लगेगा आपको, मैं कह रहा हूं एक ऐसा फील्ड पास कर रहा है डिस्क के प्लेन में से ऐसे, ठीक है, ऐसा एक फील्ड है वो पास कर रहा है, देखो, और बोला गया मान लो ई नॉट वेक्टर, ठीक है क्या, ऐसे ई नॉट वेक्टर। सवाल बोला गया फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। बोलो कितना फ्लक्स पास कर रहा है कितना फ्लक्स पास कर रहा है सर? एरिया तो सर पाई आर स्क्वायर, और ये एंगल देखिए, एंगल दे देता हूं मैं तेरे को, ये एंगल मैं कह रहा हूं मान ले 45 डिग्री है। चलो अब तो कर दोगे ना, मैं कह रहा हूं कि एंगल 45 डिग्री है, अब तो कर ही दोगे, अब तो मुझे पता है ना। क्या लिखोगे बोलो? आप ये लिखोगे ना ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 45, ये लिखोगे? बावड़े हो तुम भाई साहब। ये डिस्क जो है ना, ये डिस्क इसका एरिया वेक्टर कहां है? ये है इसका एरिया वेक्टर भाई साहब। ये तू बता इस मार्कर में और ये व्हाइट लाइन में, ध्यान से देख, इस मार्कर में और इस व्हाइट लाइन में बोल कितना एंगल है? मेरे इस मार्कर में और व्हाइट लाइन में बोल कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है भाई साहब। एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर ये एरिया थोड़ी, ये एरिया वेक्टर है भाई साहब। तो इस मार्कर में और इस व्हाइट लाइन में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो भाई साहब फ्लक्स क्या लिखा जाएगा? फ्लक्स ये लिखा जाएगा क्या? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये आ गया ई ए कॉस 90। तो भाई साहब आंसर आया 0। फ्लक्स कितना पास करेगा? 0 फ्लक्स पास करेगा भैया। बोलो बात समझ आ गई? पक्का। जो फील्ड लाइन है ना वो सरफेस के पैरेलल जा रही है, सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, काट नहीं रही, उसके पैरेलल जा रही है। बोलो बात समझ आ गई है क्या? अरे पक्का सोच ले, और कर देख, और कर, इधर सुन, ध्यान सुन। आई होप आपने उसको नोट कर लिया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। मैं आपको कह रहा हूं ये डिस्क है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये डिस्क है बेटा, और डिस्क की जो रेडियस है बोल दिया गया मान लीजिए आर है, ठीक है, डिस्क की जो रेडियस है वो आर है, और एक ऐसा फ्लक्स पास कर रहा है, ध्यान से सुनना अच्छा लगेगा आपको। देखो लो जी, ऐसा एक फील्ड इसमें से पास कर रहा है ऐसे, ठीक है, ई नॉट वेक्टर, ओके। और ये एंगल आपको दिया गया है कि जो एंगल है ना ये है
53 डिग्री। ओके, ये एंगल है 53 डिग्री। चलो बताओ, फाइंड आउट द फ्लक्स, फाइंड आउट द फ्लक्स। बोलो कितना आएगा फ्लक्स, बोलो कर दोगे? कितना आया बोलो? ये आया ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 53, है ना? ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 53, यही तो आएगा, यही आएगा ना बावड़ो? ये नहीं आएगा भाई साहब। एरिया वेक्टर कहां है? देखो इसका, कहां है इसका एरिया वेक्टर? देखो भाई साहब, इसका जो एरिया वेक्टर है ना, इसका एरिया वेक्टर यहां है, ये है इसका एरिया वेक्टर। समझ आ गया क्या? तो एरिया वेक्टर में बेटा ध्यान से सुनना, एरिया वेक्टर में और फील्ड में एंगल देखो 53 नहीं है, कितना है? 37 डिग्री है। तो भाई साहब फ्लक्स कितना आया? ये आया ई ए और कॉस 37। भाई साहब ये आ जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर और साथ में 4/5, ये आएगा। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस डिस्क। समझ आ गया? अरे पक्का है ना? और फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है बेटा? फ्लक्स की डेफिनेशन ये है, क्या है? ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, या फिर क्या है? ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर। बोलो बात समझ आ गई? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। बोलो बात समझ आ गई है ना? पक्का? अब मेरी बात सुन, मैं तेरे को एक चीज और बताता हूं बेटा, है ना? एक चीज और बताता हूं, फिर आपको आगे बढ़ाऊंगा मैं, है ना बेटा? जैसे कभी आप इंटीग्रेशन के ऊपर अगर आप कभी ऐसे गोला बना देख लो, है ना, कभी गोला बना देख लो, तो आप ये समझ जाना कि दिस इंटीग्रेशन इज हैपनिंग, दिस इंटीग्रेशन इज अकरिंग ओवर क्लोज्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल मान लो किसी स्फीयर में कोई छोटा सा एरिया मानना, फिर बोला अब इसको पूरे को इंटीग्रेट करो, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये स्फीयर का एरिया आने वाला है ना पूरा। अगर छोटा सा एरिया स्फीयर का है तो इंटीग्रेट होकर के कंप्लीट एरिया आएगा स्फीयर का, और कंप्लीट एरिया स्फीयर का मतलब कि क्लोज सरफेस, है ना? तो मतलब कि इंटीग्रेशन किस पर हुआ है? क्लोज सरफेस पर। तो ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर गोला बना देते हैं। ये गोला हमें क्या बताता है? गोला हमें बताता है कि इंटीग्रेशन एक मिनट, इंटीग्रेशन इज अकरिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है क्या? तो इसको देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या मतलब है यार, ये ऐसा क्यों कर दिया। इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, मतलब कि क्लोज सरफेस है उसके ऊपर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को, तो हम लोग ऐसा दिखाते हैं। बात समझ आ गई? पक्का है क्या? अरे सोच ले। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, मैं तेरे को एक चीज बताने वाला हूं, इसे कहते हैं गॉसेस लॉ। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे कॉपी के अंदर, एक क्या बनाएंगे? गॉसेस लॉ इन ग्रेविटेशन। ठीक है, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि गॉस ने कभी भी ग्रेविटेशन के लिए कोई गॉस लॉ दिया ही नहीं था, उसने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए दिया था। ये तो मैंने मेरे घर पे बनाया भाई साहब। तो गॉस अगर इसे देख रहे होंगे कहीं स्वर्ग में बैठे हुए, तो वो भी वहां पर कह रहे होंगे कि मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मां मैं तो कुछ और दे के आया था, ये दुष्ट कुछ और कर रहा है, परंतु मुझे पता है ना ये मेरे बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, तो मैं कर लूंगा। ठीक है क्या? गॉस यही बोल रहा होगा, मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है पर मैं करूंगा भैया, है ना? इधर आओ। वाकई में गॉस ने क्या बोला था? गॉस ने तो वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा बोला था। क्या बोला था? कि इस तरह से, क्या कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाकई में असली गॉसेस लॉ था। परंतु मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपको क्या याद करना है? सुनो, अभी 2 मिनट के लिए जैसे ही मैं स्टेटमेंट लिखूंगा ना, वीडियो को स्टॉप कर देना, और वीडियो को स्टॉप करके रफ कॉपी में जो मैं लाइन लिखूं उसे 5 बार लिखेंगे आप लोग। ठीक है, मम्मी का समय आपके ऊपर। मैं जो लाइन लिखूंगा आप वो लाइन देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद रफ कॉपी में उसे 5 से 6 बार लिखेंगे बिना देखे हुए। मैं इसको प्रूफ भी करके दूंगा, परंतु आपको वो याद करनी है। बोलो बात समझ आ गई? कितनी बार लिखेंगे? 5 से 6 बार लिखेंगे वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, क्या लाइन है यहां सुनो, कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ई डॉट डी ए क्या है? फ्लक्स है। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्या है? टोटल फ्लक्स है ओवर द क्लोज सरफेस। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू -4 पाई और जी टाइम्स एम एनक्लोज्ड, ई एन सी। इस लाइन को अब यहां पर वीडियो को स्टॉप कर दो, वीडियो को स्टॉप कर दो, एक बार वीडियो को स्टॉप कर दो। इस लाइन को आप अब 5 बार लिखेंगे कॉपी में बिना देखे, अगर सही में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। देखो, है ना? चलो, वीडियो को स्टॉप किया तुमने, 5 से 6 बार बिना देखे लिख ली, एक बार पढ़ा, फिर बिना देखे 5-6 बार लिख ली, 100% एकदम। अब मेरी बात सुन बेटा, कुछ चीजें हैं, क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं कि ये जो एम एनक्लोज्ड है, MENC,
सर ये क्या है? इसका मतलब है एनक्लोज्ड मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सर ये क्या मतलब? सर गॉसियन सरफेस मतलब क्या? सब बताऊंगा, डोंट वरी, है ना? ध्यान से सुन, एक मिनट। क्या बोल रहा हूं मैं कि एम एनक्लोज क्या है? दिस इज द एनक्लोज्ड मास इन द गॉसियन सरफेस। सर क्या मतलब? मेरी बात सुन, मैंने टर्म का इस्तेमाल किया गॉसियन सरफेस, कि ये क्या होती है? गॉसियन सरफेस। बेटा गॉसियन सरफेस का मतलब होता है अ हाईली सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस अराउंड द मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ेंगे 12वीं में तो आपको बताया जाएगा कि गॉसियन सरफेस जो है वो एक सिलेंडर की शेप में भी हो सकता है, वो एक स्फीयर की शेप में भी हो सकता है ना? तो अभी तो यहां पर हम लोग स्फेरिकल की बात करेंगे, क्योंकि पढ़ना ही हमें वही है, वीडियो में आए इसीलिए हम लोग, है कि नहीं? यही तो देखने के लिए आए हैं ना? तो बेसिकली ये जो हाईली सिमेट्रिकल जो है ना, इससे मेरा मतलब क्या है यहां पर? इससे मेरा मतलब है स्फेरिकल। अभी के लिए, अभी हाल फिलहाल मेरा क्या मतलब है? एक मिनट, अभी हाल फिलहाल मेरा क्या मतलब है? स्फेरिकल। ठीक है क्या? स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल जो शेप है आप ये समझो कि वो बिल्कुल हाईली सिमेट्रिकल शेप होती है कि नहीं? हाईली सिमेट्रिकल शेप होती है, और वही तो पढ़ना भी अभी यार, है ना? तो गॉसियन सरफेस का क्या मतलब है? अ हाईली सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस अराउंड द मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बिल्कुल एकदम? ये लाइन क्या हम लोग 5 बार लिख चुके हैं, सोच लो। अब इसको लगाने का एक नियम है, कैसे लगाते हैं मेरी बात सुनो, वो भी मैं आपको लिख के दूंगा। इतना सब कोई बताता ही नहीं यार बच्चे को, तो तभी तो बच्चे के सवाल नहीं बनते। मैं बताऊंगा तेरे को, सुन बेटा। गॉसियन, ये जो गॉस थ्योरम है ना, इसका इस्तेमाल हम क्यों करने वाले हैं? क्या क्या करने वाले हैं? इसका इस्तेमाल करके हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। कुछ स्टेप्स हैं प्रॉब्लम के, अब आपको फॉलो करने हैं। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। क्या है? सुनो, स्टेप्स टू फॉलो। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? स्टेप्स टू फॉलो। ठीक है, ध्यान से सुनो, मेरे साथ साथ लिखो। जिस पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो, उस पॉइंट को गॉसियन सरफेस पर रख दें। गॉसियन सरफेस पर रख दें। ठीक है, उस पॉइंट को गॉसियन सरफेस पर रख दें और इक्वेशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, और सुन, इक्वेशन में यूज किया गया डीएस, देख तेरे को डीएस दिख रहा है ना? डीएस वेक्टर, ये डीएस दिख रहा है ना? डीएस या डीए जो भी आप बोलना चाह रहे हो ना, कभी कभी मैं डीएस भी बोल देता हूं इसको ना, एक ही बात है ना? छोटा सा सरफेस ही तो है। डीए वेक्टर गॉसियन सरफेस का है, ओके। और इंटीग्रेशन भी गॉसियन सरफेस पर ही किया जाएगा। ठीक है क्या?
क्या बोला मैं बोला कि द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, प्लेस दिस पॉइंट ऑन अ गॉसियन सरफेस। एंड व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस इज अ हाईली सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस अराउंड द मास डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर इसे रख देंगे, ठीक है। एंड देन मैंने क्या बोला, दिस डीए वाली टर्म, ओके, दिस डीए टर्म बिलोंग्स टू द गॉसियन सरफेस, ओके, सो दिस इंटीग्रेशन हैज टू बी डन ओवर द गॉसियन सरफेस ओनली। बोलो बात समझ आ गई? अंग्रेजी में बता दिया, हिंदी में लिख दिया, बात समझ आ गई अपने को, है ना। अब मैं तेरे को एप्लीकेशन जब दिखाऊंगा ना, तब तेरे को लगेगा यार सर ने क्या यार खतरनाक बात बोली। अब बच्चा कई बार ये डाउट करता है, सर आपने सर ये बता दी, सर आपने इसका प्रूफ तो दिया नहीं। बेटा इसका प्रूफ 12वीं में दिया जाता है, परंतु इसका एक इनडायरेक्ट प्रूफ मैं तेरे को अभी देता हूं। सोच, एक जो पॉइंट मास होता है, पॉइंट मास, मैंने तेरे को बोला मान ले ये पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है m, ओके, इससे r दूरी दूर, इससे r दूरी दूर, बता इस पॉइंट पर बता कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है। सिखाया था मैंने, जहां पर भी फील्ड निकालना हो वहां पर 1 किलो का मास रख दें और क्या निकाल दें, फोर्स निकाल दें, जो आएगा फील्ड ही होगा। तो बताओ फील्ड कितना आया, बोलो। फील्ड आया gm, पहला मास और दूसरा मास डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर, तो कितना आया gm बाय r स्क्वायर, यही आया ना। एक पॉइंट मास की वजह से जो फील्ड आता है वो कितना आता है, gm बाय r स्क्वायर आता है ना। अब सोच, अगर सेम आंसर अगर मैं इस थ्योरम से ले आऊंगा, इस लॉ से ले आऊंगा, तो क्या ये भी सही प्रूव हो जाएगी? क्योंकि सेम आंसर दे रही है, तो फिर हम लोग डिफिकल्ट केस में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका प्रूफ भी हो जाएगा एक तरह से कि यार सही आंसर दे रही है, तो क्या इसका मतलब सही है यार, बिल्कुल एकदम, है कि नहीं। चलो तो मैं आपको कराता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं आ जाता हूं, साइड में आ जाता हूं, फिर करेंगे। चलो हो गया, अरे नोट हो गया है, अरे पक्का है ना, कर लो, नोट कर लो अच्छे से, एक एक चीज लिख लो, बढ़िया। मैं पानी वानी पी लेता हूं तब तक। अब सवाल ही सवाल कराने, थ्योरी बची नहीं है कुछ भी, सब पढ़ा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ू अब, है, सुन मेरी बात, देख, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, तू तो हेडिंग बना लियो कॉपी में, मैं बना रही रहा हूं, तू बना लियो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, ठीक है, ध्यान से सुन। बोला कि ये एक पॉइंट मास है, ठीक है, m मास है ये, ओके, और बोला कि बेटा इससे ना r दूरी दूर, इससे यहां पर बोला r दूरी दूर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इससे r दूरी दूर एक पॉइंट है, पॉइंट P। बोला फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट P। अच्छा, मैं अगर कभी मुंह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं ना, तो समझ जाना कि सर ग्रेविटेशन ही बोलना चाहते हैं, वो गलती से बोल दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में इस समय पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घूम रही है। मैं बस क्वेश्चंस को मैप कर रहा हूं यहां से यहां पर, ठीक है, चल मेरे दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही रही है, मैं बोल ग्रेविटेशन रहा हूं, तो अगर मैं गलती से कभी इलेक्ट्रिक बोल दूं तो समझ जाना सर क्या बोलना चाहते थे, ग्रेविटेशन ही बोलना चाहते थे, ठीक है। सुनो, तो इस पॉइंट P पर आई एम सपोज टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये निकालना है मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला, जो बोला बस वही लगाऊंगा। क्या बोला था कि जिस भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो, उस पॉइंट को कहां रख दें, गॉसियन सरफेस पर रख दें। और गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सोचो, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक भी हो और इस पॉइंट क्लोज भी हो, क्या हो सकता है, वो स्फीयर ही हो सकता है, तो रख दो। लो, मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, ध्यान से सुनना, मैंने कैसे एक स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश करी जो कि इस मास के अबाउट सिमेट्रिकल भी रहे। देखो ध्यान से देखो, अब सिमेट्रिक हो गया ना। देखो ये जो m मास है ये इसके सेंटर पर आ गया अपने आप, है ना। ये गॉसियन सरफेस है बेटा, ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है इस तरह से, ठीक है क्या। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये मैंने क्या ड्रॉ करने की कोशिश की है, एक गॉसियन सरफेस। आप सोचो ये क्लोज सरफेस है और साथ साथ ये मास के अबाउट कैसा भी है, सिमेट्रिक है, और हमारा जो पॉइंट P है वो अब इसके ऊपर लाई कर रहा है यहां पर, ठीक है। इस तरह से समझ आया, कोई खास बात नहीं है, अरे पक्का। अब ध्यान से सुन बेटा, इस जगह पर अगर छोटा सा अगर एरिया माना जाएगा तो क्या वो छोटा सा एरिया यही रहेगा? हाँ सर, बिल्कुल सर, सही में बिल्कुल यही रहेगा, है ना बेटा। इसका एरिया वेक्टर कहां रहेगा आप बताओ? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, तो आउटवर्ड नॉर्मल है तो वो इस तरफ रहेगा, ये रहेगा डीए वेक्टर। ये क्या रहेगा? डीए वेक्टर। और मुझे तो पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। 1 किलो का मास यहां रख दोगे तो 1 किलो के मास को ये अंदर खींचेगा। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर जगह पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो तो ये है, बिल्कुल ये है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, सही है। चलो आ जाओ, अब देखो थ्योरम क्या कहती थी। थ्योरम तो ये कहती थी क्या, कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस
ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू -4πg टाइम्स एनक्लोज्ड मास, एम एनक्लोज्ड, MENC। ओके, मेरी बात सुनो बेटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कैसे ऐसा लिखा जा सकता है, ई डी ए कॉस थीटा, है ना, और सामने तो ये है ही -4πg। बेटा एम एनक्लोज्ड क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना मास बंद है ये वो है, ये गॉसियन सरफेस है। ओके, ठीक है, हाईली सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो बेटा एक बात आपने नोटिस करी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के, ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है बेटा, 180 डिग्री का एंगल है। तो cos 180 कितना हो जाएगा बेटा, cos 180 तो -1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यही बचा हुआ है क्या, ई डी ए इज इक्वल टू 4π और g, और यहां पर मास एनक्लोज्ड की जगह पर क्या रख दिया, m रख दिया, क्योंकि यही वो मास है जो कि अंदर बंद है। ठीक है क्या, यही वो मास है जो कि अंदर बंद है, ये बात हो गई है ना। तो ये आ गया 4πg और साथ में m, सही है क्या, अरे पक्का। अच्छा बच्चा पता है कैसे रटता है, अच्छा बच्चा ये कहता है कि यार मैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर रटूंगा ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि स्फीयर के सारे प्रॉब्लम में ना ये हमेशा 180 रहेगा, हमेशा माइनस ही आएगा, तो ये माइनस से माइनस तो कटने वाला है हमेशा। तो अच्छा बच्चा इसको पता है कैसे रटता है कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ईडीए इज इक्वल टू डायरेक्ट 4πg एम एनक्लोज्ड, वो माइनस दोनों तरफ से हटा देता है, इधर से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हटा देता है, उधर से माइनस हटा देता है। तो अच्छा बच्चा इसको ऐसे याद करता है, कैसे याद करता है, डायरेक्ट ऐसे याद करता है, वो कैसे, ईडीए इज इक्वल टू 4π और g और मास एनक्लोज्ड, वो ऐसे रखता है डायरेक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि माइनस आएगा, माइनस से वो माइनस हट जाएगा, तो डायरेक्टली ऐसे रट लेता है वो। बोलो बात समझ आ गई, और हमेशा आंसर सही आता है, डोंट वरी। ठीक है, इधर आ जाओ, सुनो जी। अब सोच, क्या बेटा ये गॉसियन सरफेस ना सिमेट्रिक लेने का एक रीजन था। सोच ये पॉइंट P जैसा इसलिए ऐसा, सोच क्या हर जगह पर सोचो दूरी एकदम बिल्कुल सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, तो क्या पूरे गॉसियन सरफेस पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। जब एक मास से सब जगह दूरी ही सेम है तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो कांस्टेंट होने वाला है ना। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, DA, और सामने कितना आ गया 4πg और साथ में m छोटा ही है ना, तो छोटा सही। चलो जी, बहुत बढ़िया साहब। गॉसियन सरफेस इसीलिए सिमेट्रिक ड्रॉ किया जाता है ताकि ई हमेशा कांस्टेंट रहे और हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आए। अगर ई इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ पाया तो निकालेंगे कैसे वैल्यू उसकी, ई को हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आना ही पड़ेगा, हमेशा आना पड़ेगा, और हमेशा अंदर सिर्फ डीए बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब इधर सुनो, डीए क्या था, डीए था ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया, ये डीए है, और उसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, स्फीयर का कंप्लीट एरिया हो जाएगा। और स्फीयर का कंप्लीट एरिया कितना होगा बोलो, 4π और साथ में r², और सामने कितना है 4πg और साथ में m। देख 4π ने 4π को मार दिया, देख ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू क्या आई, देख ये आ गई g और साथ में m और डिवाइडेड बाय r²। मुझसे बोलो आई ना वैल्यू, बोलो प्रूव हो गया ना। यही आंसर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। तो इसका मतलब कि जो गॉस लॉ है बिल्कुल एकदम सही आंसर दे रहा है। इसका मतलब कि जो मैंने जो इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, एकदम टिच है भाई साहब, 100% एकदम, क्योंकि सही रिजल्ट दे रही है। अब मैं 10 जगह इसका इस्तेमाल करूंगा, ये लगा लो या ये लगा लो, बात तो एक ही है। बोलो सही है, अरे पक्का सोच ले, कोई खास बात तो नहीं है, नॉर्मल बात है। चलो अब सॉल्व करते हैं। अब वो पढ़ाता हूं जो पढ़ाने के लिए आप आए हो यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ आ जाता हूं, मैं साइड में आ जाता हूं। चलो हो गया, नोट हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। ठीक है, चलिए आइए अब सुनिए, अब फिर से वही बात, क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ होलोस्फीयर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, मैं भी, क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ होलोस्फीयर बोल लो, चाहे इसको आप शेल बोल लो। ठीक है क्या, होलोस्फीयर बोल लो चाहे आप इसको शेल बोल लो। अरे बात तो एक ही, मैंने इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है ना, समझ में भी नहीं आएगा, पर समझ जाओगे तुम, है ना। इधर आ जाओ, यहां सुनो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मान ले बेटा तेरे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर बोल लो या फिर शेल बोल लो बेटा। और मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है बोलो, रेडियस है कैपिटल R, ठीक है, और मास है कैपिटल M। अब अगर अंदर से होलो है तो सारा मास कहां है, सारा मास तो सरफेस एरिया पर है ना,
सारा मास तो सरफेस एरिया पर है ना, क्यों? क्योंकि अंदर से तो होलो है। मैंने कहा ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए आपके पास ना यहाँ पर दो रीजन बन रहे हैं। देखो, एक रीजन तो ये रहा अंदर वाला, ठीक है, और एक रीजन ये रहा बाहर वाला, ठीक है। तो मैं दोनों जगह आपको सॉल्व करना सिखाता हूं कि दोनों जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जानी है, ठीक है। ध्यान से सुनो। तो केस वन क्या? फॉर एन इनसाइड पॉइंट, फॉर एन इनसाइड पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, फॉर एन इनसाइड पॉइंट का मतलब है कि मैं सेंटर से ऐसी दूरी पर हूं जो कि इसकी रेडियस से कम है, जो कि इसकी रेडियस से कम है, ऐसी दूरी पर हूं मैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बोला पॉइंट पी पर बताओ कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। मैं ले ऐसे से करा, अपने लिए अभी बताता हूं, ध्यान से सुन। मैंने क्या बोला भाई साहब, जिस भी फील्ड पर, जिस भी जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो उसको कहां पर रख दें? उसको गॉसियन सरफेस पर रख दें। कहां रख दें? गॉसियन सरफेस पर रख दें। तो मैंने कहा लो जी, गॉसियन सरफेस पर रख दिया। और गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो मैंने कहा लो, हो गया भाई साहब, बोलो बात समझ आ गई। अब ये जो ग्रीन है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने बनाया, ये गॉसियन सरफेस है, आप ये समझो, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है इस तरह से, ठीक है क्या? ये ग्रीन ग्रीन, ये क्या है बेटा? गॉसियन सरफेस है। बोला ओके, सही है, ठीक है। ध्यान से देख, अब मुझे एक बात का जवाब दो। चलो थ्योरम लगाते हैं। क्या था वो? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस EDA इज इक्वल टू 4 पाई जी और M एनक्लोज्ड, ठीक है। मैंने इधर से माइनस हटा दिया, उधर से वो डॉट प्रोडक्ट हटा दिया। बात तो तुम्हें समझ आई गई होगी, है ना। अब मुझे एक बात का जवाब दो, इस हरे स्फीयर के अंदर बताओ कितना मास है? खुद से देखो कितना मास है। अबे कोई मास नहीं है, क्योंकि शेल है ना, तो शेल में तो सारा मास बाहर रहता है, अंदर तो कोई मास ही नहीं रहता। तो जब मास एनक्लोज्ड ही जब 0 है, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस EDA कितना है? 0 है। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या? तो दोनों 0 है, दोनों में से एक 0 है। अब एरिया तो 0 होने से रहा, एरिया तो अच्छा खासा है, दिख रहा है अंदर, इसका मतलब कि E कितना है? 0 हो गया। मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ शेल कितना होता है बेटा? 0 होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ शेल कितना होता है बेटा? 0 होता है। बोलो बात समझ आ गई। मैं साइड में आता हूं, फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ूंगा। चलो स्क्रीनशॉट लिया? अरे पक्का। चलो ध्यान से सुन, बाहर की बात करता हूं, बाहर की बात करता हूं, सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस को हटा दो। अब तो इसकी क्या ही जरूरत है कि नहीं? जरूरत तो है साले की, है ना। जरूरत तो क्या ही है अब तो इसकी, है ना। हटाओ इसको साले को, है ना। चलो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। केस 2 बेटा, केस 2 फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। फॉर एन आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट का मतलब है कि मैं इसके सेंटर से ऐसी दूरी पर खड़ा हूं जो कि इसके रेडियस से बड़ी है, ठीक है। यहां पर आना है मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? वही जो बोलता आया हूं क्या, कि जिस भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो उसे गॉसियन सरफेस पर रख दें। लो, रख दिया गॉसियन सरफेस पर। तो गॉसियन सरफेस पर रखते ही भाई साहब अपना काम बन जाएगा, है ना। गॉसियन सरफेस पर रख दो उसको। तो मैंने कहा लो भाई साहब रख दिया, आप बताओ क्या कहना चाहते हो, है ना। रख दिया गॉसियन सरफेस पर, ठीक है। अब ये जो सामने आपके दिख रहा है ना, ये टर्कोइश ब्लू जैसा ही है, ये गॉसियन सरफेस है बेटा, ठीक है। गॉसियन सरफेस, ओके साहब, बहुत बढ़िया। ये मैं जान के से थोड़ा डॉटेड दिखा रहा हूं, आपका मन करे तो मत दिखाना, कोई बात नहीं ऐसे, ठीक है। ये क्या है बेटा? गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट अ हाईली सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस। चलो लगाओ थ्योरम, लगाओ। क्या कहती है? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस EDA इज इक्वल टू 4 पाई जी टाइम्स M एनक्लोज्ड। यही है ना? अरे पक्का। और सोचो पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पर, सोचो ये दूरी, जनरल दूरी R है ना बेटा। ये दूरी जो है ना, ये दूरी, एक मिनट रुको मैं बताता हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं। ये इस पॉइंट पर निकालना था ना, तो इस पॉइंट की दूरी में R मान लेता हूं बेटा। क्या मान लेता हूं? R मान लेता हूं, कि R पॉइंट पर निकालना है ना, तो R दूरी मान लेता हूं, ठीक है क्या? पक्का। सोच, क्या पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस से दूरी छोटा R ही है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया और अंदर बचा हुआ है DA, सामने 4 पाई और साथ में G और M एनक्लोज्ड। बताओ इसके अंदर कितना मास फंसा हुआ है? अरे पूरी की पूरी शेल ही इसके अंदर फंसी हुई है, तो पूरा का पूरा मास ही इसके अंदर फंसा हुआ है। तो भाई साहब पूरा का पूरा मास इसके अंदर फंसा हुआ है। DA क्या है? इसके ऊपर यहां पर एक छोटा सा एरिया, ये DA है, ठीक है, ये DA है।
तो इंटीग्रेशन होकर के क्या गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया बन जाएगा? हाँ साहब बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? E इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। इसी चीज में बच्चे गलती करते हैं, कभी यहां बड़ा आर स्क्वायर पुट कर देंगे, कभी कुछ। अरे समझो ना आप कि जो डी है ना ये गॉसियन सरफेस पर माना गया है, तो कंप्लीट भी तो गॉसियन सरफेस का ही तो होगा ना मेरे भाई। तो भाई साहब यहाँ पे छोटा आर आएगा, बड़ा आर नहीं आएगा। आप समझो इस बात को, है ना। और सामने देखो, सामने कितना है? 4 पाई और जी और साथ में एम। बेटा 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ गया? ये आ गया जी एम बाय आर स्क्वायर। और जैसे ही आंसर आया भाई साहब, एक बच्चा भाई साहब बड़ा परेशान, बोला सर ये तो बिल्कुल ऐसा आ गया सर जैसे पॉइंट मास हो सर आर दूरी पर। मैंने कहा हाँ बेटा। सर क्या मतलब? ध्यान से सुन, मैं बोल रहा हूं कि फॉर द आउटसाइड पॉइंट स्फीयर बिहेव्स एज इफ इट्स होल ऑफ द मास इज केप्ट एट द सेंटर, और उससे आर दूरी पर हम फील्ड निकाल रहे हैं। ओ हो कि बाहरी पॉइंट के लिए गोला एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, एक ऐसा पॉइंट मास जो इसके सेंटर पर रखा गया और आर दूरी पर हमसे फील्ड पूछा जा रहा हो। मैं लिख देता हूं यहां पर एक कंसेप्ट है भाई साहब, काम आएगा बाद में आपके। क्या कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स sphere behaves as a point mass kept at the center of the sphere। बोलो बात समझ आ गई? kept at the center of the sphere ऐसे बिहेव करता है कि सारा का सारा मास कहां रखा हो? इसके सेंटर पर रखा हो। समझ आ गया? पक्का। और देखो पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, पैराबोलिकली जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई घटता चला जाएगा। अगर इसका ग्राफिकल वेरिएशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं बेटा कि ग्राफिकली वेरी कैसे करेगा, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। ग्राफिकल वेरिएशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान से सुनो। देखो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, और ये आर, ठीक है। ये है गोले का सेंटर ओ, ठीक है, ये रहा गोले का सेंटर ओ। अब हमने एक बात नोटिस करी कि जब तक हम इसके सरफेस पर नहीं आ जाते, जब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं अंदर तक। तो इसका मतलब कि आप चले जाओ और भाई साहब आप जो है ना चलते चलते, मैं तो कह रहा हूं चलते चलते भाई साहब इसके सरफेस पर पहुंच जाओ, वहां तक तो कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं भाई साहब, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, है ना। और उसके बाद एक मिनट, ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, कहां तक नहीं है? जब तक आप इसके कहां नहीं पहुंच जाते, जब तक आप इसके सरफेस पर नहीं पहुंच जाते, ठीक है। और जैसे ही आप इसके सरफेस पर पहुंच जाएंगे उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड की अच्छी खासी वैल्यू आ जाती है भाई साहब, और उसके बाद फिर वो ऐसे बढ़ने लग जाता है फिर आगे, ठीक है, इस तरह से। एक मिनट, इस तरह से ऐसे घटता है फिर, है ना। बोलो बात समझ आ गई। और यहां पर क्या वैल्यू रही होगी इसकी? इस जगह पर ये रही होगी जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। एक मिनट, जीएम बाय आर स्क्वायर, ये जीएम बाय आर स्क्वायर कहां है? यहां है कहीं, ये सोचो कि पूरी जगह पर यही है। देखो बिल्कुल इसके सेंटर से और सरफेस तक तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और जैसे सरफेस पर आ जाओगे ना, सरफेस पर आते कितना है? जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर बोलना चाहिए मुझे यहां पर, है ना, जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ओके, जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाद सरफेस से जैसे जैसे बाहर जाओगे, सरफेस से बाहर जाने पर तो यही वेरिएशन आएगा। क्या वेरिएशन आएगा? E इज इक्वल टू जीएम बाय छोटा आर स्क्वायर, इज इक्वल टू जीएम बाय छोटा आर स्क्वायर। बोलो सही है ना। उसके बाद ये वेरिएशन आ जाएगा, ये मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया है, सही है। तो दैट्स हाउ वी प्लॉट इट, ओके, इस तरह से कि ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ होलो स्फीयर। अब सॉलिड की बात करता हूं, बहुत अच्छा लगा आपको, बोलो सही है। अरे पक्का, ले आ जा, मैं साइड में आ जाता हूं, उसके बाद अच्छे से करो, उसको नोट कर लो। हो गया? पक्का? सोच ले। चलो साहब, बहुत बढ़िया। क्या बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब ध्यान से सुन, तो मैंने कहा मान ले कि अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है क्या? ये अपने पास एक सॉलिड स्फीयर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। बोला साहब ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, है ना। और सॉलिड स्फीयर की जो रेडियस है
उसको मैंने बोल दिया मान लो वो कैपिटल आर है, ठीक है बेटा। और इसकी जो मास डेंसिटी है ना, अब सोचो अंदर वॉल्यूम में मास भरा हुआ है ना, तो मास डेंसिटी है रो, और साथ में इसका मास भी दे देता हूं मैं आपको, लो कैपिटल एम। हम दोनों के टर्म में सॉल्व करेंगे, मैं आपको दोनों के टर्म में बताऊंगा आंसर कैसे कैसे हमारे को निकालने हैं, ठीक है क्या। अब मेरी बात सुनो, वैसे तो रो दे दिया और आर दे दिया, तो मास मैंने आपको इनडायरेक्टली वैसे भी दे ही दिया था, है ना, परंतु मैं दोनों के टर्म में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब अगेन वही है, हमारे पास फिर से दो पॉइंट्स हैं, है कि नहीं। एक तो ये कहीं ना कहीं कोई इनसाइड पॉइंट है पी, है ना, और एक आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो मैं आपको दोनों जगह पर बताता हूं, देखो कैसे कैसे हमें डिस्कशन करना है, ठीक है क्या। तो केस 1 आप देखिए, केस 1 फॉर एन इनसाइड पॉइंट, फॉर एन इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट का मतलब है कि आप एक ऐसी दूरी पर खड़े हैं जो कि इसकी रेडियस से कम है, ठीक है क्या। आप एक ऐसी दूरी पर खड़े हैं इसके सेंटर से जो कि इसकी रेडियस से कम है साहब, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, कोई खास बात नहीं है। तो जहां पर भी हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है वहां पर हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना है साहब, और कुछ भी नहीं करना। तो लो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया रे, ध्यान से देखो रे, ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया। बोला साहब ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। बोला साहब आपने करा तो बोला सही करा होगा, है ना। तो हमने क्या कर दिया, एक गॉसियन सरफेस बेटा ड्रॉ कर दिया यहां पर, समझ आ गया है, पक्का है। ये जो ब्लैक में जो आपको दिख रहा है ना, ब्लैक में, ये ब्लैक में आपके पास गॉसियन सरफेस है, ये ठीक है क्या, ये गॉसियन सरफेस है बेटा, ठीक है ना। तो मुझे अब बेटा इसके अंदर जो मास भरा हुआ है ना यहां पर, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है कि ये अंदर यहां पर कितना मास भरा हुआ है, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है। बात समझ आ गई क्या। अरे पक्का वही तो एम एनक्लोज्ड होगा यार, है ना। उसी से क्या बनेगा, आप सोच के देखो ना, उससे क्या बनेगा, उसी से तो ये बनेगा क्या, एम एनक्लोज्ड बनेगा, सही है। चलो अब थ्योरम लगाते हैं। तो थ्योरम क्या कहती है, वो तो ये कहती है क्या, कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस और ई डी ए इज इक्वल टू 4 पाई और जी और साथ में एम एनक्लोज्ड के एनक्लोज्ड मास कितना है। अब मेरी बात सुनो, डेंसिटी तो दे ही ना रखी है यार, तो हो गया हमारा काम। तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास और पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है ना, पक्का एकदम। अब मेरी बात सुनो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें तो सिर्फ इतनी वॉल्यूम में देखना है, वही हमारा एनक्लोज्ड मास है। तो इतनी वॉल्यूम कितनी है बोलो, ये है 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। तो बेटा जो एनक्लोज्ड मास आ गया वो आ गया 4/3 पाई और साथ में आर क्यूब और साथ में रो बेटा, है ना। ये है आपका एनक्लोज्ड मास, ये क्या है, एनक्लोज्ड मास है, ठीक है। चलो हो गया काम। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड तो मैं 10 बार बता चुका हूं, इंटीग्रेशन से बाहर ही आना है, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस जो है ना वो इतना कांस्टेंट है कि हर जगह पर फील्ड सेम रहता है, तो बाहर आ जाता है ना। ध्यान से देखो, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन डीए और सामने आ जाएगा 4 पाई और जी और एम एनक्लोज्ड। देखो कितना है, 4/3 और पाई और आर क्यूब और साथ में रो, ये है, समझ आ गया। अब देख बेटा ये डीए क्या आ जाएगा, डीए तो छोटा सा एरिया था, किस पर, गॉसियन सरफेस पर छोटा सा एरिया था डीए, है ना। तो पूरा होकर के भी तो गॉसियन सरफेस का ही तो इंटीग्रेशन ना बनेगा। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई और आर स्क्वायर और सामने कितना है 4 पाई और जी और साथ में 4/3 पाई और आर क्यूब और साथ में रो, यही बात है ना। अरे पक्का है ना। अब ध्यान से देख बेटा, तो देख 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया तो थोड़ा सा बच जाएगा, है ना। अब ध्यान से देख बेटा क्या रखा, देख आंसर देख क्या रखा है, इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान से सुनना, देखना मैं कुछ गलती नहीं करूं। तो E इज इक्वल टू, देखो 4 पाई कट गया, G बचा और साथ में क्या बचा, 4 पाई बचा, मुझसे बोलो, है ना। और साथ में क्या बचा हुआ है, एक R बचा हुआ है और साथ में एक रो बचा हुआ है और डिवाइडेड बाय क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। दिस इज E इनसाइड, दिस इज E इनसाइड। अब बोले कि नहीं यार, कोई बोले नहीं यार कंप्लीट मास के टर्म में बताओ, M के टर्म में बताओ, तो मैंने कि यार इसमें बता दो यार, क्या बात हो गई यार, है ना। इन टर्म्स ऑफ मास M, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास M, ठीक है। अब मेरी बात सुन, मास M क्या है, मास M है कंप्लीट गोले की वॉल्यूम में जो मास भरा हुआ है, तो ये रहेगा 4/3 और पाई और कैपिटल आर क्यूब। तो बेटा M की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई 4 पाई आर क्यूब और रो और डिवाइडेड बाय 3, ये बात है ना।
अच्छा रो की वैल्यू पुट करनी थी ना, तो एम की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? तो ये रो की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है क्या? अब इस रो की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, ठीक है क्या? इस रो की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। कहां पर पुट कर दो? ये जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला है ना, इसमें पुट कर दो बेटा। तो देखो ध्यान से देखो, तो ई इनसाइड देखो क्या आ गया, ई इनसाइड, ध्यान से देखना अच्छा लगेगा आपको। सुनो, जी की जगह पर तो जी है ही, ठीक है, 4π/3 और साथ में आर, ओके। रो की जगह पे ये पुट करना है क्या, 3m और डिवाइडेड बाय 4π और कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब जो कटता पिटता है वो काट दो, बाकी बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा बेटा, है ना। अब ध्यान से सुन, क्या कटा, देख देख, 3 से 3 कट गया, 4π से 4π कट गया, तो देख ई इनसाइड कितना आ गया बेटा, ई इनसाइड आ गया जी और एम। जी थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए यार, मेरा साला जी बहुत बेकार बनता है यार, है ना। ध्यान से देख, जी और साथ में m और डिवाइडेड बाय आर क्यूब और ऊपर है साथ में छोटा r, ठीक है। ये छोटा r ही तो स्टार है भाई साहब, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। देख ध्यान से देख, एक बात नोटिस करने वाले, क्या यहां पर देख लो चाहे वहां देख लो, आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो E इनसाइड है ना बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर निकल रहे हो ना, गोले के सरफेस की तरफ जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ता चला जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ता चला जा रहा है सिंगल पावर ऑफ आर से, मतलब स्ट्रेट लाइन लीनियर वाला। तो अभी ग्राफ बनाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको, ठीक है क्या। तो दिस इज द इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ क्लोज्ड, फॉर अ क्या बोलना चाहिए बेटा, सॉलिड स्फीयर, ठीक है क्या। तो या तो आप इसे ऐसे रटें gm/r³ इंटू आर, या फिर एक गंदा सा ये रटें। मैं तो कहता हूं ये रटें, इससे ये रटना आसान हो जाएगा, ठीक है क्या। इसमें m की जगह पर रो पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, वो मैच कर जाएगा। तो gm/R³ इंटू स्मॉल r, बोलो बात समझ आ गई। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। आउटसाइड का तो आपको पता ही है, लो आउटसाइड का तो मैं पहले ही बता चुका हूं, है कि नहीं। मैं तो निकाल भी नहीं रहा, निकालेंगे तो भी क्या ही आएगा, है ना। यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, सारा का सारा मास m उसमें फंस जाएगा, आंसर आएगा gm/r²। अभी बोल के चलाऊं कि आउटसाइड पॉइंट के लिए तो गोला ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा मास सिमट करके इसके सेंटर पर आ गया हो, और निकालने की भी कोशिश करेंगे तो उसमें कोई खास बात नहीं है भाई साहब, है ना। चलो तो निकाले क्यों, है ना, क्यों समय खराब करें, है कि नहीं, बता तो दिया ही है। अरे क्या करेंगे यार, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, यहां पर एक r रेडियस का, है कि नहीं, सारा m मास उसमें फंस जाएगा। तो ये देखो m इनक्लोज में क्या आ जाएगा, बस m आ जाएगा, आंसर वही आएगा, है ना। देखो ध्यान सुनो, case 2 for an outside point, ठीक है, for an outside point, ठीक है, r is greater than r। मैंने अभी बोला था sphere behaves as a point mass, behave as, सर वो तो होलो स्फीयर था। अरे सॉलिड स्फीयर भी ऐसे ही बिहेव करता है, चाहे तो करके देख ले, बात तो एक ही है ना। सॉलिड स्फीयर जो है वो स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट मास, ठीक है, केप्ट एट द सेंटर, केप्ट एट द सेंटर, बोला साहब, ठीक है। तो भाई साहब ई आउटसाइड चुपचाप से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, gm/r²। ये बात ये पैराबोलिकली घट रहा होगा इस तरह से, ठीक है। आप एक बार ना इसको नोट करो, आप देख पा रहे हैं ना, इसको ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा है ना, नहीं ठीक है, देख पा रहे हैं आप। एक बार इसको नोट करो, मैं इसका एक ग्राफिकल वेरिएशन और आपको बताता हूं, फिर हम लोग और बात करेंगे। चलो हो गया, नोट हो गया। देख मैं इसका ग्राफिकल वेरिएशन बनाता हूं बेटा, एक मिनट रुक, है ना, एक मिनट रुक, इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं, थोड़ा सा यहां से, इतने में बना देंगे इसको, है ना। एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं अब तो, है ना। नोट तो कर ही चुके हम लोग, है ना, बस इतने में तो मैं बना दूंगा। यहां आ जाओ, ध्यान से देखना, अच्छा लगेगा आपको। देखो E एज अ फंक्शन ऑफ R और ये R, ठीक है क्या, अरे पक्का, है ना। चलो बनाओ, अब देखो ये है गोले का सेंटर, ठीक है। तो गोले के सेंटर से जैसे जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि बढ़ता चला जा रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है मतलब ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। जब तक कि आप कहां नहीं पहुंच जाते, जब तक कि आप इसके सरफेस पर नहीं पहुंच जाते, बोलो बात समझ आ गई। जब तक कि R इज इक्वल टू क्या नहीं हो जाता, कैपिटल R नहीं हो जाता, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो पैराबोलिकली घटना शुरू कर देता है। ये है इसका ग्राफिकल वेरिएशन, बोलो बात समझ आ गई। अब मेरी बात सुनो, एक तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बेटा, वाकई में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली, सॉरी मैंने आपको पहले बोला था, जब भी मैं इलेक्ट्रिक बोल दूं आप क्या समझ जाना, ग्रेविटेशन, ठीक है।
बेटा कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड वाकई में है क्या? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यही तो है, पिछले वीडियो में डेफिनेशन बताई। अब मुझे लॉजिकली अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करके बताओ कि एफ बाई एम वाकई में होता क्या है, एफ बाई एम के डायमेंशन वाकई में होते क्या है? एफ बाई एम वाकई में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है मेरे भाई। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है भाई साहब, एक्सेलरेशन। तो वाकई में ग्रेविटेशनल फील्ड के जो डायमेंशन है वो एक्सेलरेशन के हैं। और अब ध्यान से सुन, धरती माता भी तो एक सॉलिड स्फीयर ही है यार। तो धरती माता का ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब उसका द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक्सेलरेशन, मतलब के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं ई ऑफ धरती माता, तो ई ऑफ धरती माता इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो तूने बनाया है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन है। वो बात अलग है कि किसी किसी किताब में आप इसे नीचे बना पाओगे, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो किसी किसी किताब में आप इसे ऐसा देखोगे। कैसे? किसी किसी किताब में आप इसे ऐसा देखोगे, ध्यान से सुनना, ऐसे। उसमें परेशान होने की बात नहीं है कुछ भी। किसी किसी किताब में आप इसे ऐसे देखोगे, ऐसे। एक मिनट रुक, क्योंकि हम लोग जी को क्या मान के चलते हैं? नेगेटिव मान करके चलते हैं ना। तो भाई साहब ये जी एज अ फंक्शन ऑफ आर, और आर धरती माता के सेंटर से। तो धरती माता के सेंटर से जब आप सरफेस पर आते हो ना, तो या तो ये आ गए, आप सरफेस पर आ गए, ठीक है। और सरफेस से जब ऊपर हाइट पर जाते हो तो ये वेरिएशन, भाई साहब बोलो बात समझ आएगी नहीं? क्योंकि धरती माता इज ऑल्सो सॉलिड गोला यार। तो सॉलिड गोले के लिए जो एक्सेलरेशन का वेरिएशन है, वही एक्सेलरेशन का वेरिएशन धरती माता के लिए भी होगा। और धरती माता के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो उसका वेरिएशन ऐसा हो जाता है। ऊपर ही भी बना सकते हैं, परंतु वो नेगेटिव ले जाते हैं, इसलिए इसे नीचे बना लेते हैं। सर अगर कोई हमारे को बोले कि ऑप्शन दे दिए 4 ग्राफ, उसमें एक ऑप्शन ये भी, एक ऑप्शन ये भी, तो आप ये सेलेक्ट करना, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नेगेटिव मानते हैं ना, तो फिर ये ऐसा हो जाता है। मुंह से बोलो, समझ आया तेरे को? देख मैं कहां कहां चीजें इधर उधर से जोड़ता चला जा रहा हूं, और अब सवाल वाल कराऊंगा तो तेरे को बोलेगा यार मजा आ गया यार, साला बिल्कुल एकदम स्वाद आ गया यार। बोल समझ आया? अरे पक्का सोच ले, 100% एकदम, कोई टेंशन तो नहीं तेरे मन में? पक्का? चलो साहब बहुत बढ़िया, इसको करो, नोट करो, है ना, आराम से नोट करो। मैं साइड में आ जाता हूं। कर लिया? अरे पक्का? सोच ले। चलो साहब बहुत बढ़िया। और देखो, और देखो, यहां आ जाओ, एक सवाल और देख। फिर मैं तेरे को पिछले सालों के सवाल दिखाता हूं, देख धड़ाधड़ सवाल दिखाऊंगा तेरे को। मैं बोल रहा हूं कि बेटा ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ओके। और मान लीजिए कि कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ओके, ये इसका सेंटर हो गया। और मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो मास डेंसिटी है ना बेटा, मास डेंसिटी वो कांस्टेंट नहीं है। पिछले सवाल में देखो मास डेंसिटी कांस्टेंट थी, मैं कह रहा हूं मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। मास डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने बोला मान लो अल्फा आर, ऐसे वेरी करती है। वेयर वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड आर इज, जैसे छोटा आर है ना, ये आर क्या बोला? आर इज अ जनरल, आर इज अ जनरल रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। रेडियल डिस्टेंस का मतलब है कि अलोंग द रेडियस, मतलब के सेंटर से मेजर किया गया, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट, एट एन इनसाइड पॉइंट। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को स्टॉप कर लो एक बार, और अब खुद से करने का ट्राई करो। अब थोड़ा सा जो आपकी बुद्धि जो है ना बेटा, इस बुद्धि का इस्तेमाल करो बेटा। सारा खेल बुद्धि का ही है कि नहीं? बुद्धि का है सारा का सारा खेल भाई साहब। रटना तो कुछ है ही नहीं भाई साहब। फिजिक्स की क्लास में भी रटना पड़े तो क्या काम पे रहे ना, रटना कुछ नहीं है, बुद्धि का खेल है सारा का सारा। 2 मिनट वीडियो को स्टॉप कर लो आराम से, है ना, और आराम से इसको सॉल्व करो। देखो उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्या कहानी है और क्या नहीं है, ठीक है ना। चलो करा आपने, वीडियो को स्टॉप करा 2 मिनट। देखो मजा ही नहीं आएगा उससे पहले, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मजा आएगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो मजा अगर लेना है तो वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा पहले, है ना। हाँ कर लिया? अरे पक्का? सोच ले, है ना। चलो आगे बढ़े, मैं कर रहा हूं, है ना। देख
तो मैं तो तेरे को बोल ही चुका हूं कि जिस भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो उस पॉइंट को कहां रख दो, उस पॉइंट को बेटा गॉसियन सरफेस पर रख दो। मैं कह रहा हूं मान लो यहां निकालना है किसी जनरल दूरी r पर, तो क्या करो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो। लो मैंने क्या करा कि गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दिया, लो साहब लो, ठीक है थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब सही है। ये साला भाग गया है ना, ये देखो आ जाओ जी, है ना गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया, बोलो साहब ठीक है, लो है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लो साहब एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड मास है मुझे तो सिर्फ उससे मतलब है ना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड मास है मुझे तो सिर्फ उससे मतलब है, और गॉस थ्योरम से मतलब है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, वो तो ये कहती है क्या कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ईडीए इज इक्वल टू 4 पाई जी और साथ में मास एनक्लोज्ड, सही है क्या। नाउ द थिंग इज कि जो रो है ये कांस्टेंट नहीं है बेटा, मुझे तो ये बात पता है ना कि रो इज इक्वल टू डी एम बाई डी वी, है ना, तो डीएम कितना हो जाएगा बेटा, डीएम हो जाएगा रो डीवी, कितना हो जाएगा रो डीवी। बेटा किसी स्फीयर के लिए, मैं मिटाऊंगा, एक मिनट सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, किसी स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई और आर क्यूब, मतलब अगर इसकी मैं वॉल्यूम लिखना चाहता ना इतनी इतनी तो वॉल्यूम इतनी आती। बेटा डीवी बाई डी आर कितना आएगा, देखियो एक बार डीवी बाई डी आर कितना आएगा, देख 4/3 पाई तो एज इट इज रह गया, और आर की क्यूब का कितना हो गया 3r² और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1, डिफरेंशिएशन किया है मैंने, तो ध्यान से देख, तो 3 ने 3 को मार दिया, तो बेटा डीवी बाई डी आर कितना आ गया, डीवी बाई डी आर आ गया 4 पाई r², तो बेटा डीवी की वैल्यू कितनी आ गई, डीवी की वैल्यू आ गई 4 पाई r² और साथ में डी आर। समझ इस बात को, समझ इस बात को बेटा कि वो जो छोटी सी जो वॉल्यूम है डीवी, दैट डीवी इज इक्वल टू 4 पाई r² डी आर, मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, इसको मिटा दूंगा पूरे को, समझ आ गया है, डीवी इज इक्वल टू 4 पाई r² डी आर। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, अब डीवी इज इक्वल टू 4 पाई r² डी आर, तो देख बेटा डीएम कितना आया, डीएम आया रो इंटू, एक मिनट, डीएम इज इक्वल टू रो इंटू 4 पाई और r² और साथ में डी आर, थोड़े से रेडियस चेंज में थोड़ा सा मास चेंज, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, और मुझे तो एनक्लोज्ड मास निकालना है, तो एनक्लोज्ड मास कहां है, 0 से लेकर और छोटे r तक ही एनक्लोज्ड है, उसके बाद तो r का मास है ना, तो बेटा जो एनक्लोज्ड मास आ गया ना आपके पास, आप देखो रो की वैल्यू पुट करो, रो कांस्टेंट नहीं है अब, है ना, तो देखो रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू अल्फा आर है ना, तो अल्फा आर और साथ में 4 पाई और r² और साथ में डी आर। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, सही है क्या, अरे पक्का। चलो अब सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो बेटा जो एनक्लोज्ड मास आ गया वो कितना आ गया, देखो देख अल्फा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, साथ साथ 4 पाई बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर क्या बच रहा है r² और एक, तो कितना हो गया r की क्यूब और साथ में डी आर, और 0 से लेकर और छोटे r तक की लिमिट लग रही है क्योंकि वहीं तक बस एनक्लोज्ड मास है बेटा, तो ये आ जाएगा अल्फा और 4 पाई, और इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा r की पावर 4 और डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, है ना, तो बेटा जो एनक्लोज्ड मास आ गया, एनक्लोज्ड मास MENC, तो कितना आ गया अल्फा और साथ में पाई और साथ में r पावर 4, बेटा ये एनक्लोज्ड मास है, ये क्या है एनक्लोज्ड मास है, ठीक है। चलो अब गॉस थ्योरम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखो, लिखे पढ़ा हूं मैं पहले से क्या कि इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस और EDA इज इक्वल टू 4 पाई जी और टाइम्स एनक्लोज्ड मास, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो कांस्टेंट है, उस पर पूरे पर बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा E इंटू, डायरेक्ट लिख रहा हूं ध्यान से सुन, 4 पाई r² और सामने आ जाएगा 4 पाई और g और साथ में एनक्लोज्ड मास, एनक्लोज्ड मास कितना है अल्फा और पाई और साथ में आ जाएगा r पावर 4, ठीक है क्या। देख 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, r² इसको थोड़ा सा मार देगा, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी g और साथ में अल्फा और साथ में पाई और साथ में आ जाएगा r², ये आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड एट एन इनसाइड पॉइंट, ठीक है। अच्छा आउटसाइड पॉइंट पर पूछता तो ये 0 से लेकर कैपिटल R तक की लिमिट लगती, मास एनक्लोज्ड आता अल्फा पाई और कैपिटल r², ठीक है। ले बता देता हूं, आउटसाइड पॉइंट पर भी बता देता हूं, देख सुन, E आउटसाइड, ध्यान से सुनना,
ई आउटसाइड, ध्यान से सुन, क्या आएगा, ये आएगा, ध्यान से सुन, ये आएगा ई आउट और इंटू 4 पाई और छोटा आर स्क्वायर। इस समय जो छोटा आर है दैट इज ग्रेटर देन बड़ा आर, ठीक है, पूछा नहीं सवाल में, बस बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या था, यहां पर इस पूरे सवाल में छोटा आर क्या था, छोटा आर वॉज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। अब ये ऐसे, अब ध्यान से सुनना, सामने क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा 4 पाई और जी और साथ में अल्फा और पाई और कैपिटल आर पावर 4 आएगी, है ना, क्योंकि जब कैपिटल आर तक की लिमिट लगेगी तो ये कैपिटल आर पावर 4 हो जाएगा, सही है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, सुन, सवाल तो खत्म हो लिया, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, देख 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया बेटा, तो जो ई आउट आएगा बेटा, देख ई आउट वो कितना आ जाएगा, वो जाएगा जी और अल्फा पाई और आर पावर 4, बड़ा आर पावर 4 और नीचे आर स्क्वायर, बेटा ये आ जाएगा ई आउट, ठीक है, ये आ जाएगा ई आउट। बोलो बात समझ आ गई, वाकई में तू बहुत ध्यान से देख, जी एम बाय आर स्क्वायर ही है बीवी, अरे जी और एम और बाय आर स्क्वायर, एम में बस आर की जगह पे क्या आ गया, बड़ा आर, क्योंकि कंप्लीट मास आ जाएगा ना, बाहर जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो बड़ा आर आ जाएगा ना, ये बात है ना। तो जीएम बाय आर स्क्वायर, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई साहब, मास डेंसिटी कांस्टेंट हो, अनवेरिएबल हो, अन ये हो, अन वो, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो क्या है, पॉइंट मास केप्ट एट द सेंटर, बाहर में जाए, बाकी सब कुछ। बोल समझ आया, पक्का, जीएम बाय आर स्क्वायर, सही है, अरे पक्का। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं आपको वो दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा बेटा, ठीक है क्या, चलो कर लो, एक बार नोट कर लो, मैं साइड में आ जाता हूं, है ना, अच्छा खासा हो गया, बड़ी तरीके से मैंने कवर कर दिया, अब अच्छे अच्छे सवाल बनाऊंगा, मजा आएगा, है ना, चलो सही है। सुन मेरी बात, सुन, यहां आ जा और सुन, कहां गया, लो एक बार इसको साफ कर दो थोड़ा सा, है ना, साफ कर देता हूं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, अबे चुराया है मैंने, आजा, देख बेटा सुन, आ जाओ जी, सुनो, ले ये सुन, बनाओ, देखो इस सवाल को बनाओ, देखो क्या कहता है, बनाओ। बोल रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड मास एम, ठीक है, इज सराउंडेड बाय अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस 2a, ओके, ऐसे बोल दिया कि सराउंड कर रखा है उसको एक शेल ने जिसकी थिकनेस 2a है और जिसका मास 2m है। बोल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। सवाल पढ़ के डायग्राम भी बना पाओ ना तो अपने आप को खुशनसीब समझ लेना कि डायग्राम सही बना है मेरा, ठीक है। कब पूछा है, देखो जेईई मेंस 2019 का सवाल है, ठीक है। बनाओ, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस ए है, उसको एक शेल से थिकन, जो शेल है बाहर उससे सराउंड किया गया है। देख मैं बना देता हूं एक बार, तेरे को फिर समझ आ जाएगा, है ना, मैं बना देता हूं, डोंट वरी, ये साला आ जा बेटा, यहां सुन, बेसिकली ये हिसाब किताब है, देख ध्यान से सुन, तू भाग जा यहां से, देख बेटा क्या हिसाब किताब है, देख मैं बताता हूं बेटा। अंदर जो है ना, अंदर यहां देखो, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुनो। अरे यार ये तो पूरा कवर मार देगी इस पे, है ना, तो बनाना ही पड़ेगा दूसरा, ठीक है, चल कोई बात नहीं, आ गया ना, हाँ ये आ गया। देख अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये जो रेड पोर्शन है ना, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है ए, ठीक है, ये जो रेडियस है ना इसकी, ये ए है, और ये जो बाहर ये जो आप देख रहे हो ना ये, ठीक है, ये जो बाहर जो आप देख रहे हो ये एक शेल है बेसिकली जिसकी मोटाई 2a है, ठीक है, ये जो मोटाई आप देख रहे हो, देखो मैं दिखाता हूं आपको ये मोटाई, ठीक है, ये मोटाई है 2a, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से सुन, ये जो मोटाई आप देख रहे हो ना बेटा, ये मोटाई है 2a, ठीक है, ये मोटाई है 2a और इसका जो मास है वो कितना है बेटा, मास है 2m,
ठीक है, और अंदर मास कितना है, गोले का मास कितना है, गोले का मास है m, और आपको बोल रहा है कि इसके सेंटर से 3a दूरी दूर, तो इसके सेंटर से 3a का क्या मतलब है, इसके सेंटर से 3a का मतलब है कि आप सरफेस पर आ गए, कहां गए आप, सरफेस पर आ गए भाई साहब। इस सरफेस वाले पॉइंट के ऊपर ये दूरी हो गई 3a। आपसे पूछ रहा है क्या बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, क्या बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। जिस भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना हो, जिस भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना हो, उस पॉइंट को कहां रख दें, बोलो कहां रख दें, अरे बोलो कहां रख दें, एक गॉसियन सरफेस पर रख दें, गॉस थ्योरम लगा दें, आंसर आ जाएगा भाई साहब, लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो, अरे हो गया, अरे पक्का, अरे सोच लो भाई साहब। हमने क्या ड्रॉ किया, हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, सरफेस पर बताना था तो सरफेस पर ही हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। लो भाई साहब ये देखो, हमने सरफेस पर क्या ड्रॉ कर दिया, हमने सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा और इसकी थिकनेस बढ़ा लेता हूं, आप देख पाएंगे, है ना। हमने सरफेस पर ही क्या ड्रॉ कर दिया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, बोलो लो साहब, है ना, सरफेस पर ही हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, बोलो लो साहब, बोलो बहुत बढ़िया। अब लगाओ गॉसियन सरफेस लगाओ, क्या कहता है, ये कहता है क्या, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस EDA इज इक्वल टू 4 पाई जी और m एनक्लोज्ड, तो E तो बाहर आ जाएगा, और इस गोले का DA है ना, इस गोले पर बेटा यहां DA माना गया, आप समझे इस बात को, यहां DA माना गया यहां पर, है ना, तो पूरा एरिया भी इसका ही आएगा, तो क्या आ जाएगा बोल, ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और r कितना है, r तो 3a है, r तो 3 है, तो 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, और सामने आ जाएगा 4 पाई और g, और एनक्लोज्ड मास। अब बताओ इस सफेद के अंदर कितना मास है, 2m प्लस 3m, तो 2m प्लस m तो कितना आ जाएगा 3m, ठीक है क्या। अब देख 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, है ना, और क्या आया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये आ गया। तो बेटा देख E की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई GM, ठीक है क्या, GM और डिवाइडेड बाय 3 और साथ में a स्क्वायर, बेटा ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना, GM डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ये मैच करता है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, GM डिवाइड बाय 3a स्क्वायर, बोलो सही है, अरे मुझसे बोलो, अरे पक्का, कोई खास बात नहीं है। चल और सुन, देख और सुन, नोट हो गया है, नोट कर ले एक बार इसको, हो गया, देख पा रहे हो ना तुम लोग सारा ये डायग्राम वायग्राम देख पा रहे हो ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो साहब और बात करूं, अरे पक्का आ जा, सुन और सुन, देख और सुन, एक बार इसको मिटा दूं, थोड़ा सा बीच में साफ कर दूं, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है, 1 मिनट या 1 सेकंड रुकेंगे भैया। देखो बेटा आ जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब सुनो, ये सुनो ध्यान से, देखो देखो, इसमें तो क्या आंसर पहले से मार्क हो रखा है ना, तो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो एक बार, देखो क्या सवाल बोल रखा है, देखो तो सवाल कुछ इस प्रकार से बोल रखा है कि एक रिंग है और एक स्फीयर है अपने पास, ठीक है, तो फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिंग एंड द स्फीयर। ओके, एक रिंग है और एक स्फीयर है, स्फीयर का मास कैपिटल M है और रिंग जो है वो स्मॉल m मास की है, ठीक है। उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पूछा जा रहा है और बोल रहा है कि दोनों की जो एक्सिस टू एक्सिस दूरी है ना वो √8r है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ कि फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं तो 2 मिनट फिर यहीं बैठ जाता हूं, ठीक है, मैं तो 2 मिनट फिर यहीं बैठ जाता हूं, कर लो, करा तुमने, तुम्हारे मम्मी के समय भाई साहब वीडियो को स्टॉप कर लेना एक बार, पक्का बता रहा हूं मैं, वीडियो को स्टॉप कर लेना एक बार। चलो कर लिया है, ट्राई कर लिया है, आंसर मैच कर रहा है तुम्हारा, है ना। देखो जरा एक बार सुनो, यहां सुनो बेटा, आप देखो कि रिंग और स्फीयर के बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, मतलब कि स्फीयर के बाहर बताना है। तो स्फीयर के जब बाहर बताना है बेटा, तो मैंने तो पहले ही बोला है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जो स्फीयर है इट बिहेव्स एज अ पॉइंट मास केप्ट एट द सेंटर। तो बेटा आप ये मान सकते हैं कि जो सारा का सारा जो मास m है ना बेटा, वो यहां पर रखा हुआ है, वो सारा का सारा मास m यहां रखा हुआ है। और बेटा फील्ड की तो डेफिनेशन ही यही होती है, क्या, फोर्स पर यूनिट मास। तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो हमें रिंग के फील्ड को इसके मास से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। और बेटा किसी रिंग का जो फील्ड होता है हमें पता है x दूरी पर वो कितना आता है, बोलो gmx और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर और टू दी पावर 3/2 इतना आता है। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में प्रूव करके दिया था और सवाल देखो पूछा गया है जेईई मेंस 2021 में, ठीक है। चलिए आइए, तो फोर्स तो आ गया, हमारा काम तो हो गया।
ध्यान से देखो, तो फोर्स के नाम पर मुझे क्या करना है, रिंग के फील्ड को स्फीयर के मास से मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो बात समझ आ गई। इस जगह पर ये जो रिंग का जो फील्ड रहा होगा ना, रिंग का फील्ड अट्रैक्टिव फील्ड, इस तरह से ये जो फील्ड रहा होगा जब इस मास पर लग रहा होगा तभी इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ये फोर्स लिख देंगे। आ जाओ, क्या है ये है जी, और रिंग का मास है स्मॉल m x, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और साथ में कैपिटल M। बेटा x क्या है, x है वो दूरी जहां पर हमें फील्ड निकालना है, और वो दूरी हमें दे रखी है, कितनी है, √8r। तो बेसिकली x की जो वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, √8r। लो हमारा काम बन गया भाई साहब। आ जाओ यहां सुनो, तो ये आ गया g और स्मॉल m और साथ में √8 और r, और डिवाइडेड बाय, बेटा देखो ये हो गया आर स्क्वायर और प्लस √8r का स्क्वायर, तो ये हो गया 8r स्क्वायर, और साथ में 3/2 पावर है, और साथ में है कैपिटल M। सुनो 9r स्क्वायर बन जाएगा ना, और 9r स्क्वायर की पावर 3/2 है, मतलब कि 9r स्क्वायर और साथ में √9r स्क्वायर, पावर 1 और पावर आधी, है ना। सुनो क्या बन गया, ये बन गया, देख ध्यान से देख, g और स्मॉल m और साथ में √8r और 9r स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब कि 9r स्क्वायर की एक पावर और 9r स्क्वायर की आधी पावर। 9r स्क्वायर की आधी पावर कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी, और साथ में कितना हो जाएगा, कैपिटल M, है ना। एक r से एक r कट जाएगा, देखो आंसर मैच कर जाएगा फिर अपना, ये हो जाएगा g स्मॉल m और कैपिटल M और √8 और डिवाइड बाय 9 27 27r स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन तो मैच कर रहा है, देखो है ना, √8/27 का फैक्टर है और gmm/r स्क्वायर। ऐसे सॉल्व होता है। बोलो सही है, अरे पक्का है मामला, कोई खास बात नहीं है, कर सकते हैं, है ना। चलो आ जाओ, लो मैं साइड में आता हूं, अब आराम से आप इसको नोट करो, देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलो करा, अरे पक्का, अरे सोच लो। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ यहां सुनो, मैं ना आपको एक सवाल देखो कैविटी का भी दिखाता हूं। कैविटी में इसी में कवर कर रहा हूं क्योंकि वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है ना, तो इस तरह से मैं इसी में कवर करता हूं उसको, देखो अच्छा लगेगा। हालांकि चाहो तो कैविटी के ऊपर यार 2 4 5 सवाल और कर लो, उसमें क्या ही है ना, और पिछले सालों में पूछे भी बहुत गए हैं, परंतु मैं एक ही सवाल में आपको कवर करके आपको दूंगा, समझा दूंगा अच्छे से कि देखिए बेटा ऐसे सवाल होते हैं कैविटी के। इधर आओ, यहां सुनो, तो कैविटी के सवाल ध्यान से देखो, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, सुनो यहां देखो, कहां गया, ये रहा, सुनो शानदार सवाल है भाई साहब, पढ़ो इसको आराम से पहले तो एक बार, है ना, पढ़ो पहले इसको आराम से एक बार, तब अच्छा लगेगा। पढ़ो क्या कह रहा है बेटा, स्फीयर था जिसका मास है m और रेडियस है, एक्चुअली स्फीयर का मास m नहीं है भैया, देखो ये गलत है, मैं अगर बोलूंगा तो गलत है। मास m वो है जो बचने के बाद है, देखो यहां दे रखा है ना, देखो दे रखा, ये कटने के बाद जो मास बचा हुआ है वो m है, कंप्लीट का मास m नहीं है, ठीक है। सवाल पढ़, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, देखो यहां रखा हुआ है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3r, ठीक है। देखो 2r तो ये हो गया और r ये हो गया, तो 3r दूरी पर रखा हुआ था, और बोल रहा है वो फोर्स जो लगा रहा था वो F1 फोर्स था, कितना फोर्स था, F1, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमने फिर एक कैविटी काट दी और कैविटी की रेडियस है r/2, तो बोल रहा है कि उसके बाद जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स है F2, तो बोल रहा है कि F1 F2 का रेशियो बताओ, F1 F2 को क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो बोला साहब ठीक है, कोई खास बात नहीं है ना। अब मेरी बात सुन बेटा, सबसे पहले मैं तेरे को कंप्लीट स्फीयर का मास निकाल करके दिखाता हूं कि वो कितना होगा, ठीक है। मुझे बात का जवाब दे, क्या तुझे इसका मास पता है, हाँ m, और ये जहां जहां पर भरा हुआ है, जहां जहां पर भरा हुआ है, क्या तुझे ये वॉल्यूम पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है सर, है ना। वॉल्यूम बताना पहले कितना है सर, वॉल्यूम है 4/3πr³ माइनस 4/3πr/2 का क्यूब, बोलो यही है क्या। उसमें से ये पोर्शन हटा दिया मैंने, तो बाकी जगह वॉल्यूम आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 4/3π और r³ तो आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। आप इस बात से सहमत हो ना, तो 7/8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3πr³ और इंटू 7/8, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 7/6πr³। ये जो शेड में जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इतनी है, इसका मास भी दे रखा, मतलब इसकी डेंसिटी दे रखी, ओहो हो, डेंसिटी पता चल गई, डेंसिटी कितनी है, m/7/6 और πr³। बेटा ये डेंसिटी है इसकी, ये क्या है, इसकी डेंसिटी है, स्फीयर की डेंसिटी है ये, बोलो बात समझ आ गई बेटा। अब अगर यही स्फीयर अगर कंप्लीट भरा हुआ होता, ध्यान से सुन, यही स्फीयर अगर
कंप्लीट भरा हुआ होता तो क्या होता, मैं बताता हूं क्या होता। ध्यान से सुन, 1 मिनट, ये तो सारा बिगड़ गया मामला। 1 सेकेंड। अगर ये स्फीयर कंप्लीट भरा हुआ होता तो देखना क्या हिसाब किताब बैठता, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा बेटा। अगर ये स्फीयर कंप्लीट भरा हुआ होता तो सुन बेटा, इसकी रेडियस जो है वो तो आर है ना, इसकी जो रेडियस है वो तो आर है ना, और बेटा इसके मास को मैं बोल देता हूं एम डैश, क्या बोल देता हूं, एम डैश, और डेंसिटी तो रो है, डेंसिटी तो रो है। भैया अगर कंप्लीट भर देंगे तो डेंसिटी में थोड़ी चेंज आ जाएगा, डेंसिटी तो वही रहेगी ना। बोला हाँ सर बात तो सही है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, क्या आप ये बात लिख सकते हो कि रो इज इक्वल टू एम डैश बाय इसकी कंप्लीट वॉल्यूम, ये जो ब्लू वॉल्यूम है ना। तो बेटा एम डैश देखो क्या आ जाएगा, एम डैश आ जाएगा रो इंटू ये वॉल्यूम, तो एम डैश कितना आ गया, एम डैश कितना आ गया बेटा, रो कितना है देखो ये रहा 6m और डिवाइडेड बाय 7 पाई और r क्यूब और इंटू इसकी वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। बोलो सही है, अरे पक्का। अब मेरी बात सुन, देख क्या बन रहा है, जो कट पेट रहा है उसको काट पेट ले, है ना, बस जब आ जाएगा जो आएगा वो, है ना। यहां सुन बेटा, पाई आर क्यूब ने तो पाई आर क्यूब को मार ही दिया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ सर बात तो सही है सर, है ना। अब ध्यान से देख, ये क्या है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, बोलो सही है। तो बेटा देख एम डैश कितना आ गया, एम डैश आ गया 4 दूनी 8, तो बेटा 8/7 और साथ में m, बोलो बात समझ आ गई। एम डैश आ गया हमारे पास कितना, 8/7 और साथ में m। अब ये बोला है कि जब ये कंप्लीट भरा हुआ है ना तो उससे 3r दूरी जब m मास है तो बोले F1 फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा, तो पहले F1 निकाल लेते हैं कितना है। आ जाओ यहां सुनो, आ जाओ यहां सुनो, ये जो कंप्लीट गोला है, ध्यान से सुनो प्यार से, बिल्कुल एकदम कोई जल्दी नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं, प्यार से बिल्कुल। ये गोला था, यही गोला था ना, और इस गोले के सेंटर से 3r दूरी दूर एक मास रखा हुआ, वाइट से बनाता है ना, एक मास रखा हुआ कितनी दूरी दूर, 3r दूरी दूर, और मास कितना है इसका खुद का m डैश। तो बेटा ये जो फोर्स लगा रहा इसे बोला गया F1 है, ये क्या है, ये F1 है ये। तो बोलो F1 कितना है, बोलो F1 है G और m डैश और m, क्या हो गया शब्दों की फॉर्मेशन ही बड़ी बेकार बन रही, m डैश और साथ में m और डिवाइडेड बाय 3r। बोलो मैंने 3r का स्क्वायर, साला क्या लिख रहे हो यार, है ना, 3r का स्क्वायर है ना, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 9r स्क्वायर। बोलो मैंने सही लिखा। अब m डैश की वैल्यू पुट करो इसके अंदर, तो g और m डैश की वैल्यू क्या है बेटा, 8/7 और कैपिटल M और स्मॉल m और डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। बोलो मैंने सही लिखा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देख बेटा, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 8 और G और M और डिवाइड बाय 7 नेम 63r स्क्वायर। बेटा ये F1 है, ये F1 है। अभी F2 निकालना बाकी है, असली कैविटी की प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व होगी, है कि नहीं। ये बात है, तेरे को इतना समझ आया है क्या, सोच ले पक्का। अब मेरी बात सुन बेटा, देख अब इसी में से कैविटी काटी गई है ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, देखो समझ जाना है ना। इसी में से अब कैविटी काटी गई है बेटा। कैविटी की प्रॉब्लम को हमेशा कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाता है। ध्यान से सुनना, कैविटी का क्या मतलब है, कैविटी का मतलब है कि यहां पर मास नहीं है ना, यहां पर मास नहीं है। कैविटी का तो यही मतलब है ना कि यहां पर मास नहीं है, मास जीरो है। सोचो मास जीरो तब हो सकता है जब मास ना हो, और मास जीरो तब भी हो सकता है जब जितना पॉजिटिव मास भरा उतना नेगेटिव मास भरा हो, तो मास जीरो हो जाएगा मिला के। सर नेगेटिव मास, हाँ एक कॉन्सेप्ट है ये, नेगेटिव मास जैसा कुछ भी होता नहीं है, परंतु मैं ये कहूं कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव मास भर दूं उतना ही नेगेटिव मास भर दूं तो भी यहां पर ये कैविटी की तरह तो बिहेव करेगा। ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं क्या कि जो कंप्लीट गोला है, पहले तो एक बार गोले को कंप्लीट कर दिया, पहले तो एक बार गोले को कंप्लीट कर दिया साला। ये देखो ध्यान से देखो, ये गोला है ठीक है, जिसकी रेडियस क्या थी, r थी। ध्यान से सुनना अच्छा लगेगा, जिसकी रेडियस क्या थी, r थी, है ना ये बात। और इसका मास कितना था, ये रहा कितना 8m/7, और इसके सेंटर से, इसके सेंटर से बेटा ध्यान से सुन 3r दूरी दूर एक मास रखा हुआ था m,
तो ये तो इसको इधर बुला रहा था, अट्रैक्शन होती है कि नहीं होती, ये पॉजिटिव मास है ना, ये पॉजिटिव मास है। प्लस मैं क्या कह रहा हूं कि जहां पर ये भरा था ना, बस इतना ही नेगेटिव मास और इतना ही नेगेटिव मास और नेगेटिव मास ये रहा, कैविटी जितना नेगेटिव मास ये रहा साला नेगेटिव मास, है ना, ध्यान से सुनना। ये रहा, है ना, ये नेगेटिव मास है। अच्छा मास मुझे पता नहीं, अभी निकाल लूंगा, है ना, इसको एम डैश बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, एम डैश बोल देता हूं। और इसके सेंटर से कितनी दूरी दूर है ये पॉइंट, इसके सेंटर से कितनी दूरी दूर है वो छोटा मास एम। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये दूरी है 2r और अंदर है एक r/2, यही बात है ना, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये बात ध्यान से सुनना, ये जो दूरी है ये कितना है, r/2 है। तो 2r प्लस r/2 कितना हो गया, 5r/2, 2r प्लस r/2, सही कर रहा हूं ना मैं, 2r प्लस r/2, 5r/2। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है बेटा 5r/2, ठीक है क्या, 5r/2। बेटा पॉजिटिव मास अगर इसे अपनी तरफ बुला रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, तो नेगेटिव मास इसको अपने से दूर भेजेगा। तो बेसिकली दोनों फोर्स को जब घटा दोगे तो वो F2 आएगा, क्या आएगा, F2। उससे पहले एम डैश निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एम डैश निकाल लेते हैं। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, पूरा फोकस है बेटा। रो इज इक्वल टू एम डैश बाय इसकी वॉल्यूम, लाल वाले गोले की वॉल्यूम। तो बेटा एम डैश इज इक्वल टू रो, रो की वैल्यू तो है हमारे पास, ये रही, क्या है 6m और डिवाइडेड बाय 7 पाई और r क्यूब, और साथ में इसकी वॉल्यूम, है ना, अरे रो इंटू वॉल्यूम ना, तो रो तो ये वॉल्यूम क्या है, बोलो इसकी वॉल्यूम क्या है, यह है 4/3 पाई और r/2 का क्यूब, है ना। यही बात है कि कुछ और बात है, यही बात है ना सर, ये तो समझ आती है सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो एक पाई से तो एक पाई कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो बेटा एम डैश की वैल्यू देखो, ये क्या रखी है 2, और साथ में एक और आ रखा है ऊपर 4, और साथ में ये आ रखा है r क्यूब, है ना, ध्यान से देखना मैं कुछ गलती ना करूं बेटा, और नीचे है 7 और साथ में r क्यूब, और साथ में ये है 2 दूनी 4 दूनी 8, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख 8 ने 8 को मार दिया, r क्यूब ने भी r क्यूब को मार दिया, और एक मास m था, है ना। तो देख m डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा, m डैश की वैल्यू आ जाएगी m/7, कितनी आ जाएगी, m/7, परंतु नेगेटिव का, क्योंकि इसके लिए रो कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, तो है ना ये वाली, अरे नेगेटिव मास है ना, तो इसके रो कैसी है, नेगेटिव रो है, नेगेटिव रो इस तरह से, है ना। तो इसका मास क्या आ गया, m/7 आ गया, माइनस का m/7 आ गया, समझ आ गया पक्का। अब F2 निकालते हैं, चलो आ जाओ, अब F2 निकालते हैं, अब F2 निकालते हैं बेटा, F2, ठीक है, ध्यान से सुन, इधर सुनो, F2 निकालते हैं अब। तो F2 क्या है बेटा, F2 क्या है वाकई में, F2 है इस वाले फोर्स में से ये फोर्स हमारे को घटाना है। ये वाला फोर्स मैं पहले से निकाल करके बैठा हूं, कितना है 8g कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाय 63r², और माइनस, अब ध्यान से करना GMM/r², देखो g और m डैश, g और साथ में m डैश, माइनस मैंने पहले से लिख दिया, ये माइनस की वजह से घटा रहा हूं उसको, क्योंकि नेगेटिव मास था, माइनस लिख चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा m/7 और साथ में m और दूरी का स्क्वायर 5r/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 और r² और ऊपर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। अब देखो जो कॉमन आ रही टर्म्स को कॉमन निकाल लो बेटा, तो g और m और डिवाइडेड बाय r² आ रहा कॉमन, तो ये आ जाएगा 8/63 और माइनस आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 175, 125 को करोगे ना इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 175। बोलो बात समझ आ गई, यहां से आ गया F2, बोलो बात समझ आ गई, अरे पक्का। F1 ये रहा बेटा, अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको सवाल में क्या बोला है कि F1 रेशो F2 बताइए, क्या बताइए, F1 रेशो F2 बताइए। तो ये F1 आ गया, ये F2 आ गया, दोनों का रेशो लेंगे, GMM/r² का GMM/r² कट जाएगा, फाइनली आपका ये आंसर मैच कर जाएगा। देखिए ये वाला 41/50, जहां तक मेरे को याद रहा ये आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना, नीचे कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करूंगा। इसके अलावा ऐप आप डाउनलोड कर ही सकते हो, आप चैट सेक्शन में तो बच्चे मेरे से कितनी बात करते हैं, ढेरों बात करते हैं, सर मेरे टेस्ट में नंबर कम हो गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और मैं जवाब देता हूं सारी चीजों के। तो कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, मुझे पूछ सकते हो भाई साहब, वहां पे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं इसके अंदर। बोला आया नहीं आया, अरे पक्का कोई टेंशन वाली बात नहीं, 1% भी, क्या मैं समझो में बात समझ आई है,
100% एकदम सोच ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो अगर हम यहाँ पर आए तो मेरे को लग रहा है यहाँ तक अगर आए तो समझ तो आया होगा, तो कमेंट करके मेरे को नीचे बताना कि समझ आया कि नहीं आया। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनका भला हो और थोड़ा सा मेरा भी भला हो, ताकि चैनल की रीच थोड़ी बढ़े तो मुझे पढ़ाने में मजा आए भाई साहब। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।